वेलकम, गुड मॉर्निंग। और गुड न्यूज़ तो कल रात को आपको मिली गई थी कि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कुछ झलकियां भी आपने उसकी देख ली, बहुत मज़ा आया जी। हमारे शाहीन जो है वो मुसलसल ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ नज़र ना लगे इन तमाम ग्रीन्स को जो चौथी जीत के बाद अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और हम अक्सर जब बात कर रहे होते हैं आपस में तो बस ये कह रहे थे 2 मैच रह गए हैं, सारे मैचेस हमने जीत लिए हैं, 2 मैच और जीत जाएं, वर्ल्ड कप हमारा है इंशाल्लाह जी। और कल बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया नामीबिया के खिलाफ और विकेट के हवाले से भी बहुत से तबसरे आ रहे थे कि थोड़ी सी विकेट जो है वो डिफरेंट है। अबू धाबी स्टेडियम में ये खेला गया, लेकिन कप्तान बाबर आजम ने 70 रन बनाए। फिर मोहम्मद रिजवान ने क्या बैटिंग की है, उसके बाद मोहम्मद हफीज़ ने 16 पे 32 रन बना लिए और उसके बाद जो हमारा बॉलिंग सर्कल था वो भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो ये एक गुड न्यूज़ है जी। जहाँ इतनी परेशानियाँ हैं, इतने मसाइल हैं, वहीं पर कहीं से तो अच्छी खबर आ रही है। वो जिसे कहते हैं ना ठंडी हवा का झोंका आ रहा है कहीं से, तो उस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। और लाहौरी इस हवाले से कल काफ़ी खुश नज़र आए और जश्न मनाया जा रहा था। कहीं पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी तो वहाँ पर भी लोगों ने काफ़ी भंगड़े डाले, इंजॉय किया। और फिर सोशल मीडिया का तो आपको पता ही है कि कैसे मीम्स की एक बहार आ जाती है। लेकिन इस दफ़ा आई एम सो ग्लैड कि इन दिस अमेजिंग टूर्नामेंट एवरीबडी सपोर्टिंग आवर टीम, क्योंकि टीम माशाल्लाह इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और फिर मीम्स जो हैं वो दूसरी टीम्स के हवाले से बन रही हैं। बहरहाल जी, इसको हम शो में भी आज डिस्कस करेंगे और भी बहुत कुछ है आपको बताना है, लेकिन फिलहाल हम चलेंगे आज के मौसम की तरफ। लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, टुडेज वेदर शामिल करेंगे। मायदा हमारे साथ मौजूद है। मायदा, बताइएगा आज का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल सिमल, बात करें लाहौर के मौसम की तो शहर का जो मौसम है आज मध्यम सी धूप भी निकली हुई है, कभी बादल आ रहे हैं और कभी सूरज जो है, इन दोनों के दरमियान में आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। मौसम बहुत खुशगवार है। कल से जो है वो ठंडी हवाओं का आगाज़ हो गया जिसने लाहौर के मौसम को जो है बहुत ही खूबसूरत कर दिया। आज भी जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो है पार्कों का रुख किए हुए हैं। यहाँ पे लोग जो है वॉक करते हुए, ख़ास तौर पर जो एजड लोग हैं वो भी यहाँ पर वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ जो यंग जनरेशन है वो भी वॉक करते हुए, दौड़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर सेल्फियाँ भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत खुशगवार है। तो जैसे ही मौसम जो है वो खूबसूरत होता है तो शहरी जो है इस मौसम को एंजॉय करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब जो है वो सर्दियों का आगाज़ है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो कम से कम दर्जा हरारत आज रिकॉर्ड किया गया है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके साथ जो है वो बारिशों के जो चांसेस आज बताए जा रहे हैं वो 10% बताए जा रहे हैं कि अगर ये बारिशें हो जाती है तो मौसम जो है वो मज़ीद सर्दी उसमें इजाफा देखने में नज़र आएगा। इसके साथ ही जो है हवा में नमी के तनासुब की अगर बात करें तो 62% जो है हवा में नमी का तनासुब भी पाया जा रहा है। लेकिन जो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पहले की बनिस्बत आज थोड़ी सी कम रिकॉर्ड की गई है। आज जो है 122 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स भी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन फिर भी वो अनहेल्दी है। शहरियों को बार बार यही कहा जाता है, लेकिन हमारे जो आज मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये था कि जब शहरी जो सफ़र कर रहे थे उन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। लेकिन हमारे शहरियों को यही हदायत है कि जब घरों से बाहर निकलते हैं तो प्लीज़ अपने मास्क के ज़रिए जो है वो कवर करके घर से बाहर निकले अपने फेसेस को, क्योंकि ये फ़िज़ाई आलूदगी से फैलने वाली बीमारियाँ ख़ास तौर पर जो हमारी आँखों में चुभन होती है और इस आलूदगी से फेफड़ों की बीमारियाँ ख़ास तौर पर जो फैल रही हैं इनसे भी बचा जा सके। और मज़ीद जो मौसम है वो और ज़्यादा खुशगवार होता हुआ नज़र आएगा जब बारिशों का मुसलसल आगाज़ होगा तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कमी देखने में नज़र आएगी। जी, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कमी देखने में नज़र आएगी। मायदा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। और आप ठीक कह रही हैं, कल से हवाएं चल रही हैं और उससे मौसम जो है वो थोड़ा बेहतर हो गया है। खुनकी जो है शामों के औकात में बढ़ गई है, शामों में थोड़ी सी ठंड महसूस होना शुरू हो जाती है, लेकिन जो दिन का औकात हैं अभी भी गर्मी महसूस की जा रही है। और अब ये मौसम नवंबर शुरू हो गया है जी, और मुझे याद है वो टाइम भी जब नवंबर में एक्चुअली बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाया करती थी, लेकिन अभी थोड़ा हम उससे दूर हैं। फिलहाल हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ और देखते हैं आज शो में हम कौन कौन सी स्टोरीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है जी, शहर में डेंगू के वार जारी हैं, 8 माह के बच्चे की हलाकत, शहरी खौफजदा। दूसरी टॉप स्टोरी हमारी, हुकूमत ने फिर बिजली महंगी करने की तैयारी कर दी, फी यूनिट 1 रुपया 68 पैसे तक बढ़ाने की इजाजत तलब।
गुलाब देवी अंडरपास पर बड़ी पेशरफ्त। एलडीए ने अंडरपास की खुदाई का अमल 20 रोज में मुकम्मल कर लिया। और कूड़े की गैर कानूनी डंपिंग पर 12 गाड़ियां जब्त कर ली गई। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ Certify2 के सीनियर रिपोर्टर दुर्र नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? बिल्कुल। दुर्र नायाब, इससे पहले कि हम रूटीन की परेशानियों और ऐसी खबरों की तरफ जाएं जहां पर दिल दुखी हो जाता है, कल एक अच्छी खबर मिली और हम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन कल का मैच बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरा। आपने देखा कि शुरू में जब हमने बैटिंग स्टार्ट की तो हालात को बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थे हमारी। 10 ओवर्स में 10 ओवर्स के 64 तक गए और आप भी देखें कि वो भी 10 ओवरों में बहुत अच्छा खेले और तकरीबन हम पैरेलल सेम रहे। तो कल जिस तरह नमीबिया ने खेला है वो तो समझ से बाहर है कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर गए हैं, या शायद हम उनको थोड़ा ज्यादा इजी ले रहे थे, अदरवाइज वो भी क्वालिफाई करके बैठे हैं और अच्छी टीम है और हम उनको बहुत ही लाइट ले रहे थे। जाहिर बात है टेबल पर अभी इंडिया से ऊपर है। देखें जाहिर बात है, हम ये कल तबसरा कर भी रहे थे कि इन्होंने इंडिया से ज्यादा अच्छा खेला, ऐसा लग रहा। देखिए हमने जितनी टीमों को शिकस्त दी और उसके बाद हम किस तरह से खेलते हुए आगे जा रहे थे और 10-10 विकेटों के साथ हम बर्तरी पे, और किस तरह हमें तवक्कुआत भी ये थी कि हम इससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर हमने इंडिया को मात दी है तो फिर बाकी टीमें तो बस बहुत ज़्यादा कोई हलवा होंगी हमारे लिए। तो पाकिस्तानियों की और लाहौरियों की तवक्कुआत ये भी थी, लेकिन कल टफ टाइम दिया। और सबसे बड़ी बात है कि नमीबिया ने बैटिंग टाइम में फाइट भी किया और प्रॉपर एक मैच की जो गर्मा गर्मी है, जो उसकी जो सामीन उनकी तवज्जो बरकरार रखने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे उसमें चैलेंजेस दिए, बार बार अप्स एंड डाउन हुए। फील्डिंग थोड़ी उनकी माठी रही, नहीं था जितना हम लोग एक्सपेक्ट हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे आसान, लेकिन ये बहुत ही टफ था। ये बड़ा अफसोस हुआ कि हम 200 प्लस स्कोर कर सकते थे, मतलब 189 हमने किया, हम उससे ऊपर भी जा सकते थे अगर पहले 10 ओवर में हम थोड़ा सा स्पीड दिखा देते। लेकिन चले खैर कोई नहीं, मैच हम जीत गए हैं, अब स्कॉटलैंड के साथ रह गया और उसके बाद सेमीफाइनल 2 मैच जीतने हमने और फाइनल जो है वो हमारा है। अब तो इंशाल्लाह हम एक ना भी जीतें और अगला जीत जाएं तो फिर वही तो कह रही हूँ, 2 मैच सेमीफाइनल और फाइनल जीतना। ये बड़ा प्रेशर डिसॉल्व करती हैं चीज़ें कि अगर आपको पता हो कि अब हमारा कंपटीशन उस तरह से नहीं है, हम बड़ा आसानी से आगे जा रहे हैं चीज़ों को लेकर। और पाकिस्तान 20 साल बाद आपने देखा है कि पहली दफ़ा सेमीफाइनल में जो है वो इस तरह डायरेक्ट क्वालिफाई कर गया और सबसे पहली टीम है जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। बाकी लोगों के भी मैचेस, बाकी टीम्स के भी मैचेस चल रहे हैं और एक्साइटमेंट का लेवल ये है कि हम बस अब ये कह रहे हैं कि ट्रॉफी घर आनी है, ट्रॉफी हमारे पास आनी है और कोई चारा नहीं है। और हमारी टीम माशाल्लाह विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है और बस ये दुआ करें कि नजर ना लगे हमारी टीम को। अब ये थोड़ा सा हमें वो एक डर रहता है कि पाकिस्तानी टीम कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकती है। मजे की बातें भी लोग लिख रहे हैं और कुछ मीम्स भी बना रहे हैं, कुछ मुज़ाहिया तबसरे भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बस अब हमने जो करना था कर लिया, वर्ल्ड कप की जरूरत नहीं हमें, हमने जो जीतना था जीत लिया। कि मतलब कि हम खुद आगे चले गए, इंडिया पीछे रह गया और अब इंडिया तकरीबन जो है एज पे खड़ा है, तो बस हमें आउट हो गया। हमें तो यही चाहिए था ना, तो हम अपनी हमारा वर्ल्ड कप हो चुका है, उन लोगों में से है। नहीं जी, हमारा वर्ल्ड कप नहीं हुआ और हमने ट्रॉफी घर लेकर आनी है। खैर वापस आते हैं रूटीन की खबरों की तरफ और कुछ इश्यूज, कुछ मसाइल जो परेशानी का बायस बने हुए हैं, खासतौर पर शहर लाहौर में जहाँ पर मुसलसल रेशो बढ़ती जा रही है डेंगू पेशेंट्स की। कल भी 8 माह के बच्चे की हलाकत हुई, शहरी बेचारे खौफजदा होकर रह गए हैं। क्यों इनसे डेंगू कंट्रोल नहीं हो रहा? मसला की बात यह है कि सिमल आप थोड़ी सी यहाँ पे ना तस्हीह करें, कंट्रोल तो वो करे जिसने एफर्ट की हो, इन्होंने तो एफर्ट ही नहीं की। कंट्रोल तो वो बंदा करे जो कोशिश कर रहा है लेकिन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई कुदरती इशू है, कोई लक साथ नहीं दे रही, तो समझ आती है बात। माजी में भी बहुत सारी वबाएं आई और उसके बाद वो फैलती गई। याद होगा इन्होंने किया हुआ था तब भी मैं समझ नहीं आ रही, बिल्कुल प्रॉपर ट्रेनिंग की हमने, उसको कंट्रोल किया। मैं इसलिए कहता हूँ कि कंट्रोल का लफ्ज निकाल दें। इन्होंने कंट्रोल किया, इन्होंने तो एफर्ट ही पुट नहीं की। इनको मॉनसून की बारिशों से पहले, जुलाई से पहले इनको एफर्ट पुट करनी चाहिए थी। इनको लार्वा की तदारुक के लिए इनको स्प्रे करना चाहिए था। इनको जहां पानी मौजूद था उसके अंदर अद्वियात को छोड़ना चाहिए था। आपकी जो तालाब थे, आपके फाउंटेन्स थे, उनके अंदर मछलियां छोड़नी चाहिए थी, जो मखसूस मछलियां होती है। बहुत कुछ माजी में प्रैक्टिस के दौरान किया गया। इन्होंने जून, जुलाई, अगस्त, ये मानसून के वो पहले महीने ज़ाया किए, फिर मानसून एंड हो गया। जितनी बारिशें होनी थी, जहाँ जहाँ पानी मौजूद होना था, छतों पे, पंडालों पे, कब्रस्तानों में, वहाँ पे पानी खड़ा हो गया और उसके बाद उसके अंदर लार्वा की परवरिश तेज़ी से होने, इन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया।
वो टाइम गुजरा, अब इनकी इखलाकी ये तो हालत। आप कह रहे हैं ना, वो तो मैं ना मानूं की रट लगाकर बैठे हैं। आप जितने तर्जुमान, जितने मशीरान या हुकूमती अहदेदारान की बातें सुने तो वो कहते हैं हम तो डेंगू कंट्रोल कर रहे हैं, हम प्रॉपर इंतजाम कर रहे हैं। टाइम नहीं है ना, हैरानी हुई, अब टाइम नहीं है सिविल, टाइम नहीं है। हम जब ये सवाल करते हैं कि आप स्प्रेस क्यों नहीं करा रहे, वो जो एक फॉगिंग का सिस्टम पूरा गली गली में हमें नजर आता था अब नहीं हो रहा, तो वो कहते हैं इसका फायदा कोई नहीं है, ये उल्टा नुकसानदेह है, हम इसलिए नहीं करा। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। अब देखें, आपका जो टाइम फैक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जो काम मई जून जुलाई में करना था वो आप अगर अक्टूबर नवंबर में करेंगे तो भाई ये तो स्मोक सीजन है, इसमें तो वाकई हमें कोई अक्लमंद तो नहीं कहेगा ना कि हम स्मोक के दिनों में धुआं फैलाते फिर रहे हैं। हमने तो ये काम करना था मई जून जुलाई में, और इसके लिए बाकायदा मीटिंग्स भी हो रही थी, मीटिंग्स होती क्योंकि रही। 3 ईयर का गैप जो है वो पहले से ही डेंगू एक्सपर्ट बता चुके थे कि हर 3 साल के बाद जो है वो एक सर्ज ऐसा आता है जिसमें डेंगू बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। बिल्कुल, और ये इनको सीरियस लेने का टाइम था, लेकिन ये खैर अपनी सियासी शोधाबाजियों से आगे निकले तो इनको कुछ समझ आए ना। ये तो सियासत में जुगते मारना, दूसरों को टॉन्ट करना, अपने सारे काम माजी पे डाल देना, माजी के सारे कामों को ढंढोरा पीटना, हमारे पास इस सरकार में ठीक थे भी तो उनको सही ना मानना। तो हमने तो सरकार को 3 साल में यही देखा है कि पंजाब में यही होता है, जो काम करने वाला था अब इस हद तक ये खतरनाक हो चुका है कि बच्चे इसका इफेक्ट हो रहे हैं। कल पहले बच्चे की डेथ हुई है और वो 8 माह का बच्चा था, वो सर्वाइव नहीं कर पाया। तो अगर बच्चों की ये हालत है, जिनकी शुक्र है कि जो मुदाफ़त की जो उनकी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की, बूढ़ों की निस्बत और बुज़ुर्गों की निस्बत के, औरतों की जो बड़ी एज की हैं उनकी निस्बत, उनकी तो बहुत अच्छी हालत होती है, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। और इतनी तेज़ी के साथ ये फैलना जो है वो लाहौर शहर के अंदर बहुत ख़तरनाक है। अगर लाहौर की ये हालत है तो छोटे शहर तो हम रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, और वो रिपोर्ट अगर करने जाएं तो पता नहीं क्या हालत हो, घर घर में बच्चे बीमार पड़े हैं, घर घर में लोग बीमार पड़े हैं। तो ऑन रिकॉर्ड डेटा है जो आप कहते हैं कि एक रोज में 370 पेशेंट सामने आ गए। कितने पेशेंट्स ऐसे हैं इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सेंट्रलाइज सिस्टम में फॉल ही नहीं करते, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज की चीजें, इन्होंने फिगर मैनेज किए, इन्होंने गलत जो फिगर्स थे उनको मैनेज करके, मैनिपुलेट करके वो डैशबोर्ड्स पे जाहिर किए। और जो हमारे जो आदाद शुमार थे, जब हम फील्ड वर्क में जाते थे, हम आसपास के लोगों को देखते थे, रिश्तेदारों को देखते थे, हम जो रिपोर्ट कर रहे होते थे वो कुछ और होता था, और ये फिर हमें सारा दिन झुटलाने में लगे रहते थे कि नहीं ऐसा नहीं है। और हालात ये थी कि हमने एक दिन एक्सरसाइज बाकायदा की, लाहौर का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा किसी ने, पूरी टीमें लगी हुई थी। तो हमने देखा कि हर हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 40 पेशेंट्स ऐसे थे जो डेंगू बुखार की वजह से आ रहे थे। तो आपकी जितनी बेड ऑक्यूपेंसी है वो 100% को टच कर रही है। आपने एक्सपो सेंटर फंक्शनल कर दिया क्योंकि आपके टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में बेड्स ही नहीं है, मतलब मरीजों को कॉरिडोर में लिटाकर आप ड्रिप्स लगा रहे हैं। उधर भी क्या हासिल है, टोटली कोलैप्स उधर भी क्या हासिल है डेंगू वार्ड के हवाले। आप एक्सपो सेंटर में भी क्या हासिल है, आपके पास वहाँ पे कौन सी मशीनरी, कौन सी फैसिलिटीज हैं आपके पास कि जो अगर डेंगू को क्रिटिकल पेशेंट आता है तो आप उसको ट्रीट कर लेंगे। एक बेड पे लिटा के उसको मच्छरदानी में आइसोलेट करके, भाई ये तो सबसे अच्छा वो घर में भी कर सकता है। आपके पास हॉस्पिटल्स के अंदर उसकी हालत बिगड़ने पे, उसके बुखार के बढ़ जाने पे जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको फेस करने, उसके चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या आपने वहाँ पे मशीनरी नस्ब की है। एक बहुत बड़ा वार्ड दिखा के लोगों को और परेशानी और खौफसदा में ले कर रहे हैं, और फिर वही बातें कर रहे हैं जी कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मैसेज दे दिया जाता है कि शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। आपको याद होगा दुरनया, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि पिछली हुकूमत की तारीफ जहाँ बनती है वो ज़रूर करनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई थी डेंगू के हवाले से, क्या ये हुकूमत उस तरह से फोकस किए हुए है कि शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं? ये पता हो कि उन्होंने क्या, ये मानने को तैयार नहीं है। ये वही अफसरान हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में परफॉर्म किया, जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में जो पंजाब हुकूमत थी वहाँ पर डेंगू को भी कंट्रोल किया, दीगर वबाओं को कंट्रोल किया, स्मोक को कंट्रोल किया और दीगर फैक्टर्स पे काम किया। आज यही अफसरान अगर इस हुकूमत को, जो कि हमारी पीटीए की हुकूमत है, उनको अगर कुछ सजेस्ट करते हैं तो वो उसको संजीदा नहीं लेते, उसको हवा में उड़ाया जाता है और बताया जाता है जी कि पिछली हुकूमत को छोड़ें, आपने जो किया जी आप हमारे साथ देखें। और अब हालत ये हो गई है कि एक जगह मुझे ये भी पता लगा कि बाज़ ब्यूरोक्रेट्स को ये कहा गया जी कि आप लोगों को क्या मीडिया में सारा दिन बैठ के ये ऊट पटांग बातें करते रहते हैं, ये काम हमारा है, ये वुज़रा का काम है जी, आप हमारा मैंडेट ले रहे हैं जी।
भाई अगर वो अपने तजर्बे की बातें बैठ के मीडिया में लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, वो माइक पे बताएंगे नहीं लोगों को कि जी एडमिनिस्ट्रेशन हम किस तरह कर रहे हैं और हम लोगों को किस तरह से 1 2 3 4 5 टिप्स देते हैं कि वो डेंगू को खुद अपने आसपास सर्विलेंस कर सकते हैं। होते थे, कॉलेजेस में सेमिनार्स होते थे, बच्चे घरों में जाकर इतना माइंड कर रहे हैं, पानी इकट्ठा नहीं होने देना, और ये इतना माइंड कर रहे हैं कि उनका काम भी अगर वो कर रहे हैं तो करने दें भाई, उनको कुछ तो एजुकेट करने दें। हम तो इस गवर्नमेंट में एजुकेशन वाले फैक्टर से बिल्कुल फारिग हो गए हैं और एजुकेशन नहीं हो रही हमारी, तो हमें तो सिखाया जा रहा है, एजुकेट कर रहे हैं और फिर तनकीद का निशाना। अच्छा, हमें ये सिखाया जा रहा है कि आपने उसको बुरा कैसे कहना है, उसको अच्छा कैसे कहना है, वो गलत है, वो सही है। हम तो इस गेम में पड़ गए जो हमारा मैंडेट नहीं है। हमारा मैंडेट है लोगों की इस्लाह करना और उनको एजुकेट करना, और हम उस चीज से रोज इतनी तनकीद फेस करते हैं। और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट देखिए जी, 11,000 जो है 337 जो है वो सिर्फ मुतासिर है जी डेंगू के, और जो छोटा बच्चा है कल हलाकत पा चुका है जो है वो 34 हो चुकी है। इतनी ट्रेनिंग के बावजूद, हम जब एक्सपर्ट हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बावजूद अगर आप इकदाम ना करें और आप एक्टिव होकर इस चीज़ को टेकअप ना करें तो अफसोस की बात है कि ये आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है। दुर्रे ने आप गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और आवाम जो हुकूमती इक़दामात और एडमिनिस्ट्रेशन से सताई है, वहीं पर उनके लिए सबसे बड़ा मसला महंगाई का है, और महंगाई किसी तौर कंट्रोल नहीं हो पा रही। एक बार फिर से जी बिजली का झटका लगाने को तैयार है हुकूमत, और आवाम बेचारे क्या करें, वो तो सिर्फ बर्दाश्त ही करेंगे। खदशा जाहिर किया जा रहा है दुर्रे नयाब बिजली ₹1.68 फी यूनिट मजीद महंगी होगी कल समात में। आप ये ना कहें, आपके खदशा ये है कि ₹1 की तजवीज़ है, लेकिन हुकूमत जो है ना वो उससे ज़्यादा बढ़ा सकती है। ये तो खदशात से बात आगे निकल गई है। और इस टाइम पे मैं ये पहले भी बात हमेशा करता हूँ कि गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अपने एंड ऑफ द टेन्योर लोगों को रिलीफ देती हैं, लेकिन ये मज़ीद आवाम को टाइट किए जा रही है। मेरा ख्याल है कि ओपोजिशन पे तो गुस्सा चलता नहीं है, तो ये कहते हैं कि आवाम पे गुस्सा निकाल ही रखें और जो बदले लेने हैं ना इस कौम से ले लें। भाई अब बिजली यहाँ महंगी, पानी यहाँ महंगा, यहाँ पे सरिया, सीमेंट, बजरी, कौन सी चीज सस्ती रह गई है? एडजस्टमेंट की मद में ये सिर्फ 1 महीने के लिए किया गया है, और अफसोस की बात ये है कि ये 11वां महीना चल रहा है। मुसलसल ऑलमोस्ट हर महीने पिछले महीने हमने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दी, क्वार्टर प्राइस एडजस्टमेंट दी, पता नहीं कितने कितने टैक्सेस जो हैं या इस तरह इस मद में जो है वो आपकी बिजली का फी यूनिट बढ़ा दिया जाता है, और बिल है कि आसमान से बातें कर रहे हैं और अफोर्डेबिलिटी से बाहर होते हैं। अच्छा जी, गर्मियों में भी अब जब लोगों ने एसी पहले ही बंद कर दिए थे, अब तकरीबन लोगों को एसी बंद किए हुए भी जो अफोर्ड करते हैं उनको महीना से ऊपर हो चुका है, उनके बिलों में भी मामूली कमी आई है। मामूली कमी में भी वो इस तरह देखते हैं कि अगर हम रात को और सोते वक्त एसी चलाते थे, अगर हमारा 7, 8, 9 हज़ार अगर बिल आता था एक रूम की एसी चलाने की वजह से, तो 1 महीना एसी बंद करके हमारा बिल जो है वो 1000 या 2000 कम हुआ है। तो भाई ये कौन सी मैथमेटिक्स की मैनेजमेंट है? तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई जो पिछले 1 महीने में 2-3 आप पे बम बरसाए गए हैं, आप उसकी कैलकुलेशन भी तो करें ना। वो भी तो अजाब आप पे डाला गया है। फिर स्लैब सिस्टम कि आप 100 इस्तेमाल करेंगे तो इतने पैसे हैं, 101 कर लेंगे तो इतनी हो जाएंगी जी, 300 कर लेंगे इतनी हो जाएंगी, 301 पे चले जाएंगे तो इतनी हो जाएगी। तो ये तो बहुत जुल्म है। ये स्लैब सिस्टम पे पहले भी बहुत संजीदा हल्कों में बात हुई कि स्लैब सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप बिजली या इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, ये दरमियाना रास्ता कौन सा है जी? कि बिजली अगर इतने बजे आपने इस्तेमाल कर ली तो ये होगा, अगर आपने इतनी बिजली इस्तेमाल कर ली तो ये होगा। या कोई मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा फार्मूला है कि अगर हम 300 यूनिट जो बिजली बना रहे हैं वो हमें इतने में पड़ रही है, अगले 300 यूनिट जो बिजली बना रहे हैं ना वो हमें इतने में पड़ रही है, तो हमारी मजबूरी है। आप बात कर रहे हैं ना ऑफ पीक आवर्स और पीक आवर्स, ये आपको याद होगा जब लोड शेडिंग शुरू हो गई थी, बिजली की बचत की जाना थी और हमारे पास सिस्टम में इतनी बिजली मौजूद नहीं थी कि लेवल किया जा सके। तब के बाद से जब ये पूरा सिस्टम आया तो लोग थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो गए, कम बिजली इस्तेमाल करना शुरू हो गए, विच वाज अ गुड थिंग। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने कीमतें इतनी बढ़ाना शुरू कर दी कि अब अगर ये ₹1.68 इजाफा होता है तो आप इमेजिन कीजिए फी यूनिट कीमत जो है वो ₹24.33 हो जाएगी। बिजली का बिल जब जलाया था कंटेनर पर खड़े होकर खान साहब ने, तब कितने का यूनिट था क्या इन्हें पता है? लेकिन नहीं, ये तो कहते हैं वो याददाश्त हमारी है, वो इनकी याददाश्त नहीं है। याददाश्त सिर्फ इस कौम को रखना है याद के क्या था क्या नहीं था, याद रखना है तो मीडिया को रखना है, याद रखना है तो संजीदा हल्कों को रखना है। इन्होंने कुछ याद नहीं रखना, इन्होंने सिर्फ ये याद रखना है कि जी हम जो कर रहे हैं ना वो एक्नॉलेज करें।
और आप पे और मेरा ड्यूटी बाउंड है कि हम एक्नॉलेज करें। और बाहर बेशक दिन निकला हो तो हम कहें जी बाहर बड़ी सुहानी शाम है और बड़ी अच्छी बारिश का माहौल बना हुआ है। और फिर जब सवाल किया जाता है विफाकी वज़रा से कि आपने सस्ती बिजली क्यों नहीं बनाई, क्यों फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में शहरियों को नहीं, वो सिर्फ नून लीग बनाती थी, तो वो आप मुकर जाते हैं, वो ये नहीं बनाते। नेपरा की रिपोर्ट मानने से इनकारी हो जाते हैं, आप पूरी जो समाअत के दौरान वर्डिक्ट्स होते हैं वो मानने से इनकारी हो जाते हैं, आप कहते हैं जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। वो ये बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, वो ये बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं कि वो सब आर्टिफिशियल था, वो जो बिजली बनाई जा रही थी आर्टिफिशियल थी, डॉलर का रेट था आर्टिफिशियल था, आपकी जो कमोडिटीज खाने पीने की अशिया थी वो भी आर्टिफिशियल था। महंगे मुआहदे किए थे जिसके असरात जो हैं वो अभी तक आ रहे हैं, 3 साल में आप उन चीजों को बेहतर नहीं कर असरात सके। आते हैं ना, आते हैं असरात, कुछ वक्त के लिए आते हैं, कहीं पे ठहर जाते हैं, कहीं पे संभल जाते हैं। आपने पिछले 6 महीनों के अंदर इतनी ज्यादा बिजली बढ़ा दी है, बल्कि ये भी एक रिपोर्ट आनी चाहिए कि 6 महीनों के अंदर क्यूमुलेटिव इन्होंने कितना इजाफा किया। कितने पैसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतने भी झटके नहीं आते। ठीक है, पूरी कौम पूरी दुनिया जो है वो बर्दाश्त कर रही है कोरोना और महंगाई के झटके, लेकिन जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं ना वो ऑनेस्टली बड़े मुश्किलात में। अच्छा, एक तो ये पूरा ओवरऑल पॉलिसी सिस्टम है या जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है जिसकी वजह से हमें ये महंगाई बर्दाश्त करना पड़ रही है। दूसरी तरफ मिस मैनेजमेंट इतनी पीक पर है कि आप यकीन जानिए कि वो चाहे आप किसी भी मार्केट की बात कर लें, सब्जी मंडी की बात कर लें, फ्रूट मंडी की बात कर लें, जहां पर ग्राम फरोशी मुनाफाखोरी हो रही है। और मिस मैनेजमेंट अगर हम लेस्को में ही जिक्र कर लें, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि बिजली महंगी हो रही है, डिफेक्टिव कोड की आड़ में बिजली चोरी बढ़ गई है। और बिजली चोरी जब बढ़ती है दुरनायाब, तो उसका खुमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? उस पॉइंट पे जहां बिजली चोरी हो रही है उसके इर्द गिर्द के इलाकों को, क्योंकि आप पूरा जो आपने यूनिट एडजस्टमेंट करनी है उसमें आपने उनको पैसे भरने पड़े। जाहिर बात है, आप देखें ये जो पूरा लेस्को का एक माफिया है नीचे, जिसमें मीटर रीडर से लेके सारे इन्वॉल्व है, और ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि इनको हिलाने के लिए आपको पता नहीं कितने कितने मिनिस्टर्स जो हैं वो अकोमोडेट करने पड़ते हैं, मैनेज करने पड़ते हैं, फिर जाके किसी एक मीटर रीडर का तबादला हो पाता है। ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि ये जानबूझ के इस किस्म की चीज़ें कराते हैं। और जाहिर बात है जिस फीडर से, जिस एरिया से, जिस जगह भी आपकी ये बिजली चोरी होती है उसका सारा खुमियाजा जो है वो आसपास के ऐसे ईमानदार लोग जो बेचारे बिल भी भर रहे होते हैं, जो ईमानदारी के साथ पूरा जो बिजली का बिल आता है उसको टाइम से पे भी करते हैं, वो भुगतते हैं। और आप ज़बरदस्ती नाइंसाफ़ी के साथ उनके बिलों में इसको एडजस्ट कर देते हैं और ये लाइन लॉसेस में डाल देते हैं। भाई ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की बातें हैं? आपको याद होगा हम ये कहते थे कि जब तक लेस्को के अपने अहलकार इन्वॉल्व ना हो बिजली चोरी नहीं हो सकती। तो ये लोग रीजनिंग ये देते थे कि डिजिटल मीटर आ गए हैं, बड़ा जबरदस्त हमने काम कर दिया है, हम बेहतर हो गए, वो डिफेक्टिव कोड लगा देते हैं और बिजली चोरी हो रही है, यूनिट इस्तेमाल हो रही है, लेकिन मीटर कैप्चर नहीं कर रहा। आप देखें जी, मीटर कैप्चर नहीं कर रहा, मीटर डिफेक्टिव है, कई कई महीनों से डिफेक्टिव चली जा रहे हैं, उनको एक एवरेज बिल डाली जा रहे हैं, उनके साथ सारे मुकमका हैं, सारे सिस्टम अंदर बताते हैं बैठ के, आपको हमें सबको पता है, लेकिन सिस्टम में अगर नहीं पता तो ना इस हुकूमत को नहीं पता लग रहा। और ये बड़ा एक अलमी है यहाँ पे कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे शहर में, पूरे लाहौर में जो कुछ हो रहा होता है ना वो सबको पता होता है, लेकिन हुकूमत को नहीं पता होता। और इन द एंड ऑफ टाइम हमें ये रीज़न बता दिया जाता है कि ये जो हुआ है ना ये तो हमें अचानक पता लगा है और इस पर नोटिस ले लिया गया है। अब कल ये जो बच्ची की हलाकत हुई है इस पर भी अचानक पंजाब हुकूमत ने नोटिस ले लिया और अचानक जो है वो पता लगा कि अच्छा ये वाक़या हो गया है। तो इनको तो कुछ भी नहीं पता होता। ये तो प्रॉब्लम्स लगता है कि आपकी और मेरी आवाम की प्रॉब्लम्स है, बाकी तो उनकी किसी की प्रॉब्लम्स ही नहीं है। ना इन्होंने जाके कहीं पेट्रोल डलवाना है। ये जो हमारे वुज़रा हैं, अशराफियाँ हैं, बाबू हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जितने भी ज़्यादा पार्लिमानी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ना इन्होंने कहीं जाके पेट्रोल डलवाना है, ना इन्होंने कहीं जाके मुर्गी चिकन कोई गोश्त लेना है, ना जाके इन्होंने सब्जी खरीदनी है, ना जाके इन्होंने बिजली का बिल उतारना है। आपको याद होगा हमारे पता कैसे लगे ऐवानों के बाहर, असेंबलीज के बाहर जब सवाल पूछते हैं तो इन्हें तो शायद 3 लीटर पेट्रोल की कीमत भी नहीं पता, लेकिन उनको अपने अलाउंसेस पता है। हाँ, उनको ये पता है, उनको पता है, हाँ, सारी डिटेल्स पता है। उनको ये पता है कि अभी हमें ये अलाउंस लगना था, नहीं लगा। अभी हमें महंगाई की वजह से जो अलाउंस मिलना था वो नहीं मिला। अभी हमें यूटिलिटी बिल्स का अलाउंस नहीं मिला। हमें जो बिजली फ्री है, पेट्रोल है, गाड़ी है, वो नहीं मिल रहा जी। तो कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है कि चीजों को बेहतर होगा, कुछ हालात सिचुएशन कंट्रोल होगी। महंगाई बढ़ती जा रही है, मिसमैनेजमेंट बढ़ती जा रही है, आपके मार्केट्स में रेट नजर नहीं आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कि वो भी आउट ऑफ कंट्रोल है। तो फिर कोई चीज है जिस पर ये हुकूमत फोकस किए हुए है। हुकूमत ने ये नारा मारा था कि हम लेमैन बन के सोचेंगे, आम आदमी तर्ज अमल जिंदगी गुजारेंगे ताकि हमें पता लगे कि आम बंदे की प्रॉब्लम क्या है। लेकिन कौन आम बंदा बन के जिंदगी गुजार रहा है, कौन आपके साथ खड़ा होता है? ये लोग मार्केटों में ये फेस नहीं करते अवाम को।
पब्लिक गैदरिंग्स में ये लोग नहीं जाते, किसी भी जगह इनको बुलाया जाए वहाँ नहीं आते, मीडिया पे हम कहीं इनवाइट कर ले वहाँ पे फेस करने से घबराते हैं। तो भाई आप तो किसी चीज़ को फेस ही नहीं कर रहे, आपको कैसे पता लगेगा आम बंदे की ज़रूरियात क्या है, मसाइल क्या है, कहाँ पे खड़ा है। आप लोग एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक हॉल के अंदर बंद है, वहाँ पे आपको अलाउंसेस भी मिल रहे हैं, हुकूमत से खुश कौन है? ब्यूरोक्रेसी, अवाम, इनके अपने सपोर्टर्स, इनके अपने वर्कर्स, कौन खुश कौन है इनसे? अब मुझे लग रहा है कि अब तो हालात इनके लिए बड़े परेशान कौन होने वाले हैं। ऑनेस्टली ये खुद खुश हैं, ये अपने अलावा ना खुद शीशे में खड़े में खुश रहने से खुश है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आवाम को डिलीवर करना पड़ेगा, आपको गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी, तभी आपका जो आगे आने वाला इलेक्शन है वो आपको कहीं ना कहीं आवाम की सपोर्ट मिलेगी। अदरवाइज आवाम जो है ना वो भी बड़े बादशाह, ये बल्दियाती इलेक्शन में लग जाएगा पता, ये बल्दियाती इलेक्शन में लग जाएगा पता, लग जाएगा अगले साल अगर होगा, एक्सपेक्टेड अगर होगा। ब्रेक की तरफ जाना नाज़िर, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अपनी अगली खबर की तरफ चलेंगे। फिरोजपुर रोड पर गुलाब देवी हॉस्पिटल के करीब एक अंडरपास बनाया जा रहा है जी, और ये अंडरपास जब शुरू हुआ तो उसके बाद जो डेट दी गई वो कहा गया कि हम अगले साल के फरवरी एंड या मार्च तक उसको कंप्लीट कर लेंगे। दुर्रा नयाब हमारे साथ मौजूद हैं, उस दिन से लेकर आज तक इसको कवर कर रहे हैं। और दुर्रा नयाब ने ये लिखा कि कल बड़ी पेशरफ्त हुई है जी, 20 दिन में उन्होंने खुदाई का अमल मुकम्मल कर लिया है। मैं सही पढ़ रही हूँ? आपकी यही हेडलाइन थी एक्चुअली? मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं तो पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए इस हुकूमत का। मैं ये कहता हूँ कि वो जो कल हमने वीडियो बनाई है ड्रोन्स, उसके अंदर वो पूरी बैलेट क्लियर नजर आ रही है। ऑल्दो कि अभी कच्ची है रोड, तो हम गाड़ी तो नहीं गुजार सकते, लेकिन अल्टीमेट उस पर काम होना है। इन्होंने 20 रोज पहले ये काम स्टार्ट कर दिया था, और खुदाई करने के साथ इन्होंने कहा था जी हम 20 रोज में मुकम्मल करेंगे, जो कि 30 आप कह लें कि ये अक्टूबर जो है वो बनती थी। बहरहाल एक दिन का ऊपर नीचे होके ये विदिन 20 डेज के अंदर इन्होंने उसकी कंप्लीशन कर ली। और अब प्रॉपर जो है वो डंपर जो है, लोडर्स जो है, जो मशीन काम कर रही है वो थ्रू एक तरफ से घुसती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। अच्छा, प्लान अब इनका ये है कि वैसे तो कॉन्ट्रेक्चुअल डेट है 18 फरवरी। 18 फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ हुआ है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। 18 फरवरी इन्होंने डेडलाइन दी थी कि हम इस तक, लेकिन इस प्रोजेक्ट के दो हिस्से हैं। अच्छा। एक अंडरपास है, दूसरा प्रोजेक्ट का हिस्सा जो है वो आगे फ्लाईओवर जिसको लाहौर ब्रिज कहते हैं उसकी एक्सपेंशन है एक साइड की, और वो वन लेन एक्सपेंड होनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अपना गुलाब देवी वाला अंडरपास का मनसूबा है, जिसपे वज़ीर आला पंजाब खुद आए थे कुछ अर्सा पहले, और उन्होंने आके ये कहा था कि हम ये खोलने जा रहे हैं, और हम ये फरवरी छोड़े, हम तो अंडरपास जो है वो दिसंबर में खोल देंगे, नवंबर की बाय एंड और दिसंबर के फर्स्ट वीक में उनका ये इंडिया था। भी आकर यही बता रहे थे कि और डीजीएलडी ने भी कहा जी हम नवंबर में जो है ना इंशाल्लाह इसको खोल देंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जरा अंदर की बात बताएं, ये क्या वाकई में उन्होंने एक्सटेंडेड डेट इसलिए दी कि अगर पहले कर लेंगे तो वाह हो जाएगी? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और आपके पास इसलिए भी ठीक है कि आपके पास एक लंबा तजुर्बा है। आपने लाहौर में ये जो प्रोजेक्ट्स बनते देखे, फिरदौस मार्केट के करीब जो अंडरपास का हाल किया, कितनी दफा डेट एक्सटेंड की, इनॉग्रेशन होना है नहीं होना, होना है नहीं होना, आपको पता है उस वक्त क्या हुआ? देखिए, पहले इन्होंने वहाँ पे ये किया कि जी इन्होंने कहा कि 4 महीने में प्रोजेक्ट क्लोज करेंगे। जब बुज़दार साहब वहाँ पे आए अपना संगे बुनियाद रखने, तो उन्होंने कहा ये 4 महीने नहीं, ये तो 3 महीने में होना चाहिए। उन्होंने 1 महीना और पीछे कर दिया। अच्छा, अब वो परेशानी में पड़ गए, 3 महीने गुजर गए तो 1 महीना उनके पास कॉन्ट्रेक्चुअल डेट का रह गया था। उन्होंने फिर माजरत की कि ये नहीं हो रहा। फिर 4 महीने जब कॉन्ट्रेक्चुअल डेट हो गई तो 2 महीने और ऊपर गुजर गए। अब इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने कहा जी कि जो काम आप 4 महीने में कर सकते हैं, उसकी डेट 6 महीने की दो, 6 महीने, और अगर 4 महीने में हो गया तो तालियां बज जाएंगी कि पंजाब हुकूमत ने एग्जैक्टली। और अगर 6 महीने का प्रोजेक्ट तो 8वां कर लो, और वही अगर तालियां बज जाएंगी 2 महीने पहले कंप्लीट करने हैं, जो कि उसकी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन टाइम है। तो स्मार्ट टाइम लाइन्स की वजह से जो है इस प्रोजेक्ट पे ये बड़ा अच्छा खेल रहे हैं अभी तक। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी पर अब बताइएगा, क्या वाकई में काम तेजी से हो रहा है? काम जो है दिसंबर में आप देख रहे हैं कि ये फंक्शनल हो जाएगा, चलिए नवंबर का टाइम दे देते हैं। अंडरपास का काम इतना टफ नहीं था, अंडरपास बहुत मुश्किल काम होता नहीं है, बड़ा क्लियर कॉरिडोर था। और उसके बाद जब लाहौर ने माजी में देखा हो कि कितने परफेक्ट टाइम फ्रेम्स में अंडरपासेस कंप्लीट, तो अंडरपास तो कंप्लीट होगा विद इन टाइम, ठीक है जी। आगे जो फ्लाईओवर की एक्सपेंशन है वो डिले होगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं आपको, अच्छा, वो डिले होगी? जी, डिले होगी, क्योंकि उस पर तो भी काम उस तरह से स्टार्ट नहीं किया गया। वहाँ पे आपने पूरा पुल खड़ा करना है, उसकी पाइलिंग्स हैं, उसके पिलर्स कंस्ट्रक्शंस हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो गर्डर्स रखते हैं वो बनाने हैं आपने। और अल्टरनेट रूट क्या होगी? अगर पूरा का पूरा ब्रिज बंद हो जाएगा तो शहरी फिर फिरोजपुर रोड पर
ऑलरेडी ट्रैफिक देखिए प्लान ये है कि अभी 2 लेन्स है ब्रिज, तो 2 लेन्स में से एक लेन को बंद करके दूसरी जो साइड पे एक लेन है उसकी एक्सपेंशन स्टार्ट कर देंगे और अंडरपास से ट्रैफिक निकलेगी या तो नीचे से चली जाएगी या फिर ऊपर से सिंगल लाइन को एक आगे वो थ्रू कर देंगे वक्ती तौर पे। लेकिन अंडरपास चलने से बड़ा फायदा होगा कि ये जो पीछे रोज अजाब होता है, हॉस्पिटल में जाके लाइनें लगी होती हैं, हम लोग आप सब फंसे होते हैं, उसके बाद एम्बुलेंसेस बहुत फंसी होती है क्योंकि यहाँ पे 3-4 किस्म के मेजर ट्रीटमेंट के हॉस्पिटल हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, गुलाब देवी चेस्ट हॉस्पिटल है, एक और यूनिवर्सिटी है जो हेल्थ इंस्टीट्यूट है। तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकल जाएंगे। दिसंबर में चलाने का मकसद भी ये है और जब वज़ीर आला आए थे तो इन्होंने वहाँ पे अब या ये शोखी मार ली या ये वाकई ही होने जा रहा है, तो ये अभी 1 महीने बाद वक्त बता देगा। बहरहाल आपको क्या लग रहा है कि अब तो इस पे कार्पेटिंग का काम है अंडरपास के ऊपर, लेकिन दीवारों की फिनिशिंग भी है। फिनिशिंग तो आपको पता है साथ-साथ भी चलती रहती है अगर ट्रैफिक के लिए। हाँ जी, वो एक लाइन बंद कर देते हैं और दीवार जिस साइड पे काम कर रहे होते हैं उसकी फिनिशिंग चलाते रहते हैं, एक साइड से ट्रैफिक गुजारते रहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये जो 1 महीने का टाइम उन्होंने और हदफ रखा है कि दिसंबर के शुरू में हम इसको फंक्शनल कर देंगे? मेरा ये ख्याल है कि ये दिसंबर में खोलने की पोजीशन में है अगर थोड़ी सी मेहनत को बरकरार रखें। अब ना बारिशें हैं इनके पास, ना कोई ऐसा मौसम की परेशानी है। अब ये फौरी तौर पे इन्होंने करना क्या है कि इन्होंने दीवारों की वो फिनिशिंग करके कंप्लीट फौरी तौर पे जहां से डेप्थ है अंडरपास की उसको कंक्रीटिंग करके, क्योंकि उस पर वजन आता है एकदम से, उसके बाद दोनों जो डाउन रैंप है और एक जो अप फ्रंट रैंप है जिससे आपने ट्रैफिक को बाहर निकलना है, इन दोनों को कारपेट करना है। उसके बाद जो छोटा छोटा खूबसूरती होती है ना, कंधाकारी कर ली, कोई डिजाइन, वो चलता रहता है, वो इतना बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। तो इनका प्लान भी ये है कि हम ये करके फौरी तौर पर ट्रैफिक को गुजारना शुरू कर देंगे और वज़ीर आला से सॉफ्ट ओपनिंग करा के हम जो है वो दाद इकट्ठी करेंगे। भाई बिल्कुल करें, हम तो चाहते हैं कि अब इसे जल्दी कर ले ताकि हम इस मुसीबत से निकले। कोई बात नहीं, आप जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लें, हम तालियां भी बजा देंगे, तारीफ भी कर देंगे, एटलीस्ट शहरियों को कुछ तो रिलीफ मिलेगा। सबसे बिजी रोड है फिरोजपुर रोड और इस कंस्ट्रक्शन की वजह से, जो कि फ्यूचर में ऑब्वियसली फायदेमंद होगी, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन की वजह से अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम होती है। और जैसे आपने कहा कि हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर, सेंसिटिव रोड है, तो जल्द से जल्दी कंप्लीट कर लें, हम तो यही चाहेंगे। इसी के साथ दरुने आप हम अगली खबर की तरफ चलेंगे जी। LWMC ने अपनी कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं और कल की जो खबर है, कूड़े की गैर कानूनी डंपिंग पर 12 गाड़ियों को जब्त किया गया है। 7,95,000 से ज़ायद के जुर्माने करने के भी दावे किए गए। अच्छा जी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की इन्फोर्समेंट जो वीक होने की वजह से क्या हो रहा है कि लोग जहां जिसका दिल चढ़ रहा है वो कूड़ा फेंक रहा है। जहां जिस प्राइवेट सोसाइटी का दिल करता है वो अपनी सोसाइटी से कूड़ा इकट्ठा करते हैं और बाहर निकल के सरकार के किसी करीबी हदूद में प्लॉट देखते हैं, सड़क का किनारा देखते हैं, वहाँ डंप कर देते हैं। अच्छा जी, ये एक्ट में ना इलीगल एक एक्ट है और इसके अंदर इसको बड़ा भारी जुर्माना भी इसके ऊपर है, इसके ऊपर कानूनी सजाएं भी मौजूद है। अब उस पर अमल दरामद कौन करेगा? अगर CEO सिर्फ सारा दिन बैठ के बेचारी यही करती रहेगी कि वो तमाम फंक्शंस जो बाकी लोगों का काम है, तो वो अपने काम कब करेगी? वो प्लानिंग कब करेगी? वो नए फेजेस पे काम किस तरह से करेगी? और वो नई जो अपनी डंपिंग साइट्स बनानी है उस पर किस तरह से जाएंगी? लॉ एंड एनफोर्समेंट की जो सूरत है उस पर किस तरह? उस वक्त ही आती थी जब आपने आउटसोर्स किया हुआ था, टेंडर किसी और कंपनी को दिया हुआ था, क्या तब भी यही प्रॉब्लम्स आती थी और CEO बिजी रहती थी इन तमाम चीजों को हैंडल करने में? वो तब प्रॉब्लम आती थी जिस वक्त उनके आप पैसे रोक लेते थे कंट्रैक्टर्स के। जाहिर बात है, जब कंट्रैक्टर्स गाड़ियां काम करना बंद कर देती थी, उनको उनकी किस्त नहीं मिलती थी, उनको जो उनकी जो उन्होंने बिल क्लेम किया होता था वो नहीं मिलता था, वो बिल्कुल काम बंद कर देते। उसके बाद 3 दिन के अंदर शहर ऐसा आपको कचरा कुंडी में तब्दील होता था कि वो अगले 10 दिन क्लियर नहीं होता था। तो कूड़े का असल में मसला तो यही है ना कि अगर उसका बैकलॉग जमा होना शुरू हो जाए तो वो भी बड़े दिन लगते हैं उसको साफ होने में, बड़ा टाइम लगता है। लेकिन हमने फेस किया इस साल के शुरू में, जनवरी और फरवरी में, जब टेंडर्स नहीं हो पा रहे थे और LWMC अपने आप को बिल्टअप करने की कोशिश कर रही थी, बगैर कॉन्ट्रैक्टर के खड़े होने की कोशिश कर रही थी, अपनी गाड़ियां ले रही थी। वैसे उन्होंने किया भी, लेकिन बहुत इंप्रूव किया। अब चलाना किसने? अब चलाना उसी लोगों ने। अब ये कॉन्ट्रैक्टर फेस में आना पड़ेगा इनको उस मोड में, इनको उस माहौल में आना पड़ेगा कि ये खुद को ठेकेदार समझे, क्योंकि लेबर से काम लेना किसी ठेकेदार के बस की बात है। आपके मेरे दफ्तरों में AC चला के बैठने वाले अफसरों का काम नहीं है, हमें तो उनके साथ खपना भी पड़ता है, उनके साथ जाना भी पड़ता है। लेकिन ये काम एक अच्छा है कि CEO साहिबा जो है वो साथ बाकी चीजों को भी हैंडल कर रही हैं, लेकिन जब तक उनको सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा उनको चैलेंजेस ज्यादा फेस करने पड़ेंगे। बट गुड लक टू हर, क्योंकि शी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब अपने काम के साथ साथ जो है बाकी चीजों को एडमिनिस्ट्रेशन देना। आई रियली एडमायर हर जिस तरह से वो चैलेंजेस को डील करती हैं। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। अगली खबर की तरफ चलेंगे। 2022 तक
2 साला MA डिग्री जारी रखने का फैसला कर लिया गया है और कोविड के बायस स्टूडेंट्स को ये सहूलत दी गई है कि जिन्होंने 2 साल का BA किया है अब वो 2 साला MA के लिए अप्लाई कर सकेंगे और MA की डिग्री ले सकेंगे। एक डिसीजन लिया गया था कि 2 साला MA खत्म किया जा रहा है और BA को 4 साला पूरे टेन्योर पर लेकर जाया जा रहा है, लेकिन अब थोड़ी सहूलत दी गई है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना इस तरह से मुझे नाइंसाफ़ी भी लगता था कि बहुत सारे आउटरीच प्रोग्राम जिस तरह छोटे शहरों में चले जाएं, वहाँ पे अभी ऐसे कॉलेज अपग्रेड नहीं हुए जहाँ पे BS ऑनर्स कराया जाए, 4 ईयर डिग्री कराई जाए। और बहुत सारे ऐसे पसमानदा किस्म के कस्बे हैं, देहात हैं, छोटे शहर है जहाँ पे अभी भी FA BA लोग करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो उनको एक मौका तो देना चाहिए। अनटिल जब तक पीछे सारा आपका सिस्टम जो है वो 4 साला ग्रेजुएशन पे ना चला जाए। अगर वो चला गया तो फिर किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो 2 साल का BA करके आगे प्रोसीड कर सके, तो एक सिस्टम के तहत चलना चाहिए। अब वन फाइन मॉर्निंग ये क्या डिसीजन हुआ है जी कि आज जो है 2 साला BA करने वाला जो है ना वो अब MA नहीं कर सकेगा, क्योंकि MA की डिग्री बिल्कुल आपके कोरोना फैक्टर अपनी जगह, फिर 100% 4 साला बैचलर्स का प्रोग्राम BS ऑनर्स ना होना वो एक फैक्टर अपनी जगह। उसके बाद ऐसे गरीब तुलबा जो शायद प्राइवेट जो है वो BA करते हैं, वो अफोर्ड ही नहीं करते कॉलेज जाना, उनकी फीसिस या उस तरह से जाना, तो प्राइवेट तलबा हैं उनको एक चांस देना चाहिए। उसके बाद आप सिस्टम बनाएं, सिस्टम बनाने के बाद आप उनको आगे बिल्कुल पाबंदी लगा दें कि अब तो BA जब 2 साल का हो ही नहीं रहा। बड़े-बड़े डिसीजन करने होते हैं तो आपको छोटे लेवल से छोटे बेबी स्टेप्स लेने होते हैं, जिसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता, आपने ये बड़ा अच्छा किया कोविड की वजह से ऑलरेडी एजुकेशन, शुक्र है कि इन्होंने एक स्टेप बैक लिया और बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, सिर्फ बयान नहीं आया। आपको ये भी याद होगा कि बहुत सी चीजें ऐसी हुई कि बयान आया, उसके बाद जब रिजल्ट का वेट कर रहे थे, ये भी आपको पता होगा कि रिजल्ट नहीं आ पाया क्योंकि नोटिफिकेशन जारी। असल में हमारे ये इस दफा उन्होंने नोटिफिकेशन भी असल में हमारे ये असातिज़ा जो है या बड़े बड़े जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, ये शायद लाहौर शहर को देखते हैं, वहाँ बैठ के ये फैसले हो जाते हैं, या बड़े बड़े बिग सिटीज़ को देखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि बहुत सारे ऐसे जनूबी पंजाब के ज़िले हैं, अपर पंजाब के ज़िले हैं, आपके लाहौर से हट के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तुलबा को, ख़वातीन तुलबा को ख़ास तौर पर मैं अगर बात करूँ, तालबात को, उनको ये BS 4 ईयर ऑनर्स का जो है वो सहूलत नहीं मिली अभी तक, और वहाँ पे पूरी उनके कॉलेज डिग्री नहीं करवा रहे, तो उनके लिए क्या अल्टरनेट है? उनके लिए तो BA ही अल्टरनेट है। और कई जगहों पे इतना ज़्यादा बैकवर्ड सिस्टम है कि ख़वातीन को घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं, वो कहते हैं कि घर बैठे आप करें। दुरनायाब के बहुत बड़ी तादाद में लोग प्राइवेटली जो है इस डिग्री के लिए अप्लाई करते थे और एग्जाम्स देते थे MA की डिग्री के लिए दूर दराज के इलाकों से। आपको तो आपको अपने कॉलेजेस को उन देयर एंड देन उन जगहों पर अपग्रेड करना पड़ेगा, तब अगर आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी और स्टूडेंट्स को भी एक्सपोजर मिल जाएगा कि वो एक वो भी 4 ईयर डिग्री प्लान एक वो भी उसमें हमारे दोस्त थे, हमारे ऐसे तलबा थे जो ये सिर्फ बेचारे सोचते थे कि भाई हम यूनिवर्सिटी की फीस तो अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये घर पे पढ़कर प्राइवेट, घर में पढ़ के हम एक पंजाब यूनिवर्सिटी की प्राइवेट डिग्री ले तो हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम लग जाए। अब हम नए पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि यूनिवर्सिटी में इतना फीसें होंगी, और अब स्टूडेंट्स जो हैं वो इस डिग्री प्लान के लिए अप्लाई भी कर सकेंगे और ये डिग्री ले भी सकेंगे क्योंकि इसको जारी रखने का फैसला कर लिया गया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। रिलीफ नहीं दिया जाएगा, और जो एक रिलीफ जिसके तहत बहुत से लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि वो सरकारी तौर पर नौकरी करें, वो है पेंशन, कि आप अपना टेन्योर कंप्लीट करने के बाद भी सिक्योर फील करते हैं कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट टेक केयर करेगी उस चीज़ की और आपको पेंशन देगी। अब जो नई पॉलिसी बनाई जा रही है, जो नए सरकारी मुलाजिमीन रखे जा रहे हैं, उसमें सजेशन है जी पेंशन ख़त्म करें, कॉन्ट्रैक्ट अवलीन तरजीह पर होगा और इसी तरह से हम हायरिंग करेंगे। बददिल कर रहे कौम को कि कोई सरकारी नौकरी की तरफ आए ना, और किसी का ये ख्वाब ही ना हो, क्योंकि सरकारी नौकरी क्यों की जाती थी? एक तो सिक्योरिटी होती थी जॉब की, दूसरा ये है कि बेनिफिट उसके बहुत ज़्यादा थे, आफ्टर रिटायरमेंट आपके जो है वो प्रोविडेंट फंड सारे राइट्स होते थे। तो हमने एक तो वो चार्म, तो पहले नौकरी हम दे नहीं सके, ठीक है, उसके बाद हमने सरकारी नौकरियों का चार्म भी ख़त्म कर दिया, और उसके बाद अब ये रह जाएगा कि जी प्राइवेट जो नौकरी हैं उसके अंदर भी जो मुल्क में कारोबार के हालात हैं वो वैसे ही बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, प्राइवेट जो नौकरियां कर रहे हैं लोग, तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन। और हम किस माशरे की, किस मुल्क की, किस फलाही रियासत की जो है वो हम डगर पे चल रहे हैं, तो हमें ये भी एक्सप्लेन कर दें। हम तो यही समझते थे कि जितने भी ये नेशंस हैं, आपकी जो गैर मुल्की आप बात करें, आप कनाडा की बात करें, आप अमेरिका की बात करें, आप इंग्लैंड की बात करें, यूरोप की बात करें, जिनके हमें ख्वाब दिखाए जाते थे कि जी वहाँ पे ऐसा होता है, तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे तो आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो आपके किसी भी आम शहरी को भी प्रोटेक्ट होता था,
उसको फाइनेंशियली बेनिफिट दिए जाते थे, उसको एक पेंशन लगा दी जाती थी। मुल्क का अपना एक रूल होता फलाई रियासत है ना, फलाई रियासत। जैसे अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ डिफरेंट है, अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन बेनिफिट है। वापस आ जाएं और पाकिस्तान की बात करें तो आपको याद होगा कि सरकारी मुलाजिमीन जब सड़कों पर निकलते हैं, एप्का का जो एहतजाज होता है, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन, हमेशा उसमें उनके एजेंडे में एक चीज़ ज़रूर शामिल होती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए मुलाजिमीन को उनको रेगुलर किया जाए, एडहॉक पर भर्ती जो मुलाजिमीन उनको रेगुलर किया जाए। अब आप इनिशिएट ही इस शर्त पर कर रहे हैं कि आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे। दुर्रा नायाब, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े कर देगा फ्यूचर में? मसाइल अभी भी बहुत हैं, अभी भी ये हैंडल नहीं कर पा रहे लाजमीन, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के, उनके बेनिफिट्स के, उनके जितने भी फंड्स हैं, उनके इश्यूज़ हैं, और आए रोज़ वो सड़कों पे बैठे रहते हैं, सेक्रेटरीट के गेट बंद करके बैठे रहते हैं। तो ये तो चीज़ें ऐसी है कि आप एक और ऐसी कौम पैदा करना चाह रहे हैं सरकारी मुलाजमत में कि जो उसके बाद सड़कों पे रहेगी और वो अपना काम नहीं करेगी, वो अपने राइट्स ही मांगती रहेगी। और विदाउट पेंशन मेरा ख्याल है सरकारी मुलाजमत का इस मुल्क में कोई जवाब नहीं है तमाम हुकूमती अहदेदारान का, तमाम अराकीन का, कि उनको अपने अलाउंसेस, अपने बेनिफिट्स और अपनी सैलरीज का पता होता है, लेकिन गरीब आदमी के लिए आप उसके फ्यूचर में जो सिक्योरिटी है, पेंशन, जो उसकी मुलाजमत के दौरान जॉब सिक्योरिटी है, वो छीन रहे हैं। तो पता नहीं आप फ्यूचर में कौन सा मुआशरा जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर नफ्सा नफ्सी का दौर अभी इतना ज़्यादा है, लेकिन फ्यूचर में जब ये तमाम इनसिक्योरिटीज़ एग्जिस्ट कर रही होंगी, एक गरीब आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये बात तो तय हो गई। बहुत शुक्रिया दुर्रा नायाब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम अपने सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सेगमेंट्स में सबसे पहले मोबाइल रेट्स शामिल करेंगे। मोबाइल अगर आप लेना चाह रहे हैं और सैमसंग में A02 लेना चाह रहे हैं तो वो आपको मार्केट में मिलेगा 16,699 रुपये में। नेक्स्ट फोन है हमारे पास जी सैमसंग गैलेक्सी A10 और प्राइस है इसकी 21,999 रुपीज़। सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो आपको मिलेगा 28,945 रुपये में। और सैमसंग गैलेक्सी J7 Star मार्केट में इसकी कीमत है 30,000 रुपये। और इसी के साथ हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे और सब्जी मंडी की सूरत हाल भी आपको बताएंगे, मीट रेट्स क्या हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे आज के भाव में। आज के भाव में सबसे पहले जी हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं अलबर रईस, उनसे हम जानते हैं कि मार्केट की सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउनशिप सब्ज़ी मार्केट में मौजूद हूँ। अगर आज की सब्जियों के रेट्स की बात की जाए तो सब्जियों के परवान चढ़ती कीमतें जो हैं वो शहरियों के लिए खासी अजियत का जो है वो सामना उनको करना पड़ रहा है। और गोश्त जो तो पहले ही जो है वो अवामी पहुँच से खासा दूर होता चला जा रहा है और सब्जियों के बढ़ते रेट्स के बायस भी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से अगर आज के रेट्स की बात की जाए तो आलू कच्चा छिलका नया दर्जा अव्वल जो है वो 68 रुपये किलो, जबकि प्याज दर्जा अव्वल 38 रुपये किलो, टमाटर दर्जा अव्वल 110, लहसुन देसी 185, लहसुन चाइना 280, अदरक थाईलैंड जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए कि अदरक चाइना जो है वो 255 रुपये, जबकि मेथी 130 रुपये, बैंगन 62 रुपये फ़ी किलो, बंद गोभी 68 रुपये, फूल गोभी 88 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इन सब्जियों के बढ़ते रेट्स के बायस आवाम को जो वो खासी मुश्किलात का सामना है और आवाम अब ये भी सोचने में मजबूर हो गई है कि ख्वाह वो ये ख़रीदें भी या छोड़ दें। इस हवाले से मज़ीद बात करें तो शिमला मिर्च जो है वो 290 रुपये फ़ी किलो, भिंडी 93 रुपये किलो, शलजम जो है वो 83 रुपये किलो, सब्ज़ मिर्च अव्वल 104 रुपये फ़ी किलो तक इस बाज़ार में फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ मज़ीद अगर बात करें घिया तोरी की तो वो 83 रुपये किलो, जबकि टिंडियाँ फार्मी 88 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही हैं। इसके साथ साथ मूंगरे जो है वो 150 रुपये किलो, टिंडे देसी 150 रुपये किलो और करेले जो है वो 99 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जब यहाँ पर आए ख़रीदारों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि बीफ, मटन और चिकन तो पहले ही उनकी पहुँच से खासा दूर होता चला जा रहा है और अब ये सब्जियों के बढ़ते रेट्स के बायस भी वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि वो क्या ख़रीदारी करें, अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालें। जी बहुत शुक्रिया अलबर, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा सवाल किया आपने कि अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालें महंगाई के इस दौर में। यकीन जानिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका
होता है। इसी के साथ जेनिथ रेट की तरफ चलते हैं। बीफ जो है वो आपको जेनिथ शॉप पर 630 रुपये में मिलेगा और बीफ कीमा 735 रुपये में। मटन आपको मिलेगा 1450 और मटन कीमा है जी 1585 रुपये। डमी रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 219 रुपये और उसका बना हुआ गोश्त 318 रुपये। रिटेल से अगर आप अंडे ले रहे हैं जी तो वो हैं 176 रुपये दर्जन और होल सेल पर अंडे अवेलेबल हैं 174 रुपये में और गोरमे पर अवेलेबल हैं 175 रुपये में। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, बचत बाजार की तरफ जाएंगे। शॉपिंग करना चाह रहे हैं और सेल से फायदा उठाना चाह रहे हैं तो जाइए ईडन रोड पर, जहां पर आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। आइडियाज पर सेल लगी है जी, अप टू 70% तक आपको ऑफ मिलेगा। केसरिया पर सेल है अप टू 50% तक ऑफ। और जे डॉट पर अगर आप जा रहे हैं जो ट्रेड आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। और अब अगला सेगमेंट माल का हाल शामिल करेंगे। नजर डालिए करेंसी एक्सचेंज रेट्स पर। और एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और इसी के साथ हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है। और वो एक ऐसा टॉपिक है जो सोशल स्टिग्मा भी है, जो मेडिकली एग्जिस्ट भी करता है लेकिन काबिल इलाज भी है। बहुत से केसेस में जो लोग ये समझते हैं कि शायद अगर उनके घर औलाद नहीं हो रही और अल्लाह ताला की इस नेमत से वो महरूम हैं, तो मेरी अपनी पर्सनल सजेशन भी उनको ये है और अब डॉक्टर्स भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप प्लीज़ अपना थॉरो चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिससे हम सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, जो एक छोटे से प्रोसीजर के तहत या एक किसी कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट के तहत उसका हल और इलाज मुमकिन हो सकता है। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के ऊपर कि बांझपन है क्या, कैसे इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है, डॉक्टर किस तरह से इसमें मदद फराहम कर सकते हैं और कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं और अल्लाह ताला की इस नेमत से आपकी गोद भर सकती है। हमारे साथ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोफिया मिर्ज़ा मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? जी ठीक है। सबसे पहले तो हम इनफर्टिलिटी को डिफ़ाइन करेंगे कि इनफर्टिलिटी असल में होता क्या है और क्यों हम एक टैग लगा देते हैं कि अगर बच्चे नहीं हो रहे तो बस आप बांझपन का शिकार हैं और सारी ज़िंदगी आपको बच्चे नहीं मिल सकते। देखिए, बेऔलादी मैं इसे कहूँगी, मैं इसको बांझपन कहना पसंद नहीं करती। उसकी क्या वजह है वो मैं भी आपको बताती हूँ। बेऔलादी बहुत एक मेडिकल इशू है आजकल के ज़माने में। 10 कपल्स अगर प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो उनमें से 1 या 2 कपल्स प्रेगनेंसी होने में उनको दुश्वारी पेश आती है और 1 साल ट्राई करने के बाद भी अगर एक कपल को प्रेगनेंसी ना हो तो फिर उनको चाहिए कि वो एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अब इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी यानी कि बेऔलादी एक कपल का प्रॉब्लम है। जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग की तो हमें बताया गया था कि इनफर्टिलिटी एक औरत का मसला नहीं है, लेकिन हमारे माशरे में बांझपन का लफ्ज़ ही औरत के लिए बनाया गया है और औरत से ही उसका सवाल किया जाता है। यहाँ पर शादियाँ टूट जाती हैं, तलाक़ें हो जाती हैं सिर्फ इस बेस के ऊपर कि एक औरत जो है वो औलाद पैदा नहीं करती। जी, आपको पता है मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स भी आते हैं जिनमें आदमी दूसरी शादी भी कर लेते हैं और जब दूसरी वाइफ से भी प्रेगनेंसी नहीं होती फिर वो अपना टेस्ट कराते हैं। अगर हम बेऔलादी की वजूहात के बारे में बात करें तो इसमें अगर 40% केसेस में फ़ीमेल्स के मसाइल होते हैं, ख़वातीन के,
और 40% केसेस में मेल्स के मसाइल होते हैं। इक्वल रेशो है जी, इसमें तकरीबन 10 से 20% कपल्स हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों के होते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल इंसिडेंस देखें तो मेल फैक्टर्स भी फीमेल जितने ही अहम हैं। और इसमें 10 से 20% कपल्स वो होते हैं जिनमें अनएक्सप्लेन्ड यानी कि कोई रीजन नहीं होती। लेकिन इन कपल्स को भी चाहिए कि 1 साल ट्राई करने के बाद अगर प्रेगनेंसी ना हो रही हो तो वो एक अच्छे इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट को दिखाएं। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब ये तो आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 1 साल तो कम से कम इंतजार करें। हम तो यहाँ पर ऐसे कपल्स को भी देखते हैं 3 से 4 महीने नहीं होते और आप डॉक्टर के पास जी बिल्कुल, ऐसा भी मैं रोज़ अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि नई नई शादी हुई होती है और लड़की को ले आया जाता है कि जी इनको चेक करें, इनका ट्रीटमेंट करें। ओवर ट्रीटमेंट भी उतना ही नुकसानदेह है जितना अंडर ट्रीटमेंट। अवेयरनेस का मसला है हमारी सोसाइटी में, लेकिन ओवर ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ज़्यादातर ना डॉक्टर्स बता पाते हैं और पेशेंट्स भी इसको रियलाइज़ नहीं करते। अच्छा, आपने ओवर ट्रीटमेंट का जिक्र किया। अक्सर ऐसे भी केसेस होते हैं कि आप मेडिसिन इस हद तक खा लेते हैं कि जो आपके हेल्दी साइड होता है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। ओवर मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं जस्ट बिकॉज आपको लग रहा होता है कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है विदाउट इन्वेस्टिगेशन। जी बिल्कुल, ओवर ट्रीटमेंट बहुत जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे कपल्स, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर 10 कपल्स प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं उनमें से 2 को प्रेगनेंसी नहीं हो रही। अब जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही उसमें से 5 में से 1 कपल वो होगा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोहॉर्ट ऑफ कपल्स है। इन कपल्स को बजाय कि ख़वातीन को दवाइयाँ देते रहते हैं, सारी ज़िंदगी वो दवाइयाँ खाती रहती हैं, उससे उनको नुकसान ये होता है कि उनकी ओवरीज़ का रिजर्व यानी कि अंडेदानियों में अंडे बनाने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। तो जब तक वो हमारे पास IVF के लिए, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तब तक उनकी अंडेदानियों में अंडे बनाने की सलाहियत तकरीबन खत्म हो चुकी होती है। और जो हेल्दी प्रोसीजर एक अवेलेबल है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं उसके चांसेस भी कम जी, तो वो इसलिए टाइमली हमारे पास नहीं आते और टाइमली हम उनका ये प्रोसीजर नहीं कर पाते। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहिबा फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का कॉन्सेप्ट भी इतना कॉमन नहीं है। नॉर्मली अगर इफ़ यू आर अनेबल टू हैव बेबीज तो आप सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसके बाद एक्सपर्टीज़ और स्पेशलिस्ट आते हैं। ये अवेयरनेस कब तक आएगी यहाँ पर कि गायनेकोलॉजिस्ट का काम अलग है, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट अलग तरह से इस इशू को डील करते हैं? हाँ जी, ये एक बहुत लैक ऑफ अवेयरनेस है हमारी सोसाइटी में और हम लोग कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और इस न्यूज़ चैनल के थ्रू कि लोगों को पता चले कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एक बेसिक गायनेकोलॉजिस्ट से डिफरेंट होता है। और ज़्यादातर केसेस में लोग गायनेकोलॉजिस्ट से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी ना हो रही हो तो इनको एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की तरफ रेफ़र कर देना चाहिए। बहुत सारे केसेस में नहीं हो पाता, लेकिन इनफर्टिलिटी एक गायनी की स्पेशलाइज्ड फील्ड है और अगर एक बेसिक गायनेकोलॉजिस्ट एक बेसिक ट्रीटमेंट देती है, पेशेंट कंसीव नहीं करता तो इस तरह के कपल्स को टाइमली एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की तरफ रेफर करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके एक्सपीरियंस में ये बताएगा ये कितना कॉमन है कि प्रॉब्लम दोनों साइड पर नहीं है बट जस्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, सोसाइटी का एक जो प्रेशर होता है, फैमिली का कि इतनी देर हो गई बच्चा क्यों नहीं हो रहा, वो प्रेशर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है इस एबिलिटी को कि आप कंसीव कर सकें? देखिए, हमारे माशरे में जो कपल्स बेऔलाद होते हैं उसमें खसूसन ख़वातीन साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सोशली बहुत चैलेंजेस फेस करती हैं। हर बंदा औरत से ही सवाल करता है कि तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा, कितनी देर हो गई है। सो इसका सारा प्रेशर एक औरत पर डाला जाता है। हालांकि देखा जाए तो जैसे कि मैंने बताया कि कपल का इशू है और उसकी वजह से औरतें डिप्रेशन की तरफ जाती हैं, एंग्जाइटी की तरफ जाती हैं और इसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी होने की कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सो इसके ऊपर भी मैं बात करती हूँ कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी के साथ प्रेगनेंसी अचीव करना वैसे भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें रोल आता है मेरे नज़दीक हस्बैंड्स का भी कि वो फीमेल को सपोर्ट करें, इन लॉज का, फैमिली का, कि वो एक कपल को सपोर्ट करें अपने इस जर्नी में टुवर्ड्स प्रेगनेंसी, पहले टू गेट प्रेग्नेंट एंड देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही। अच्छा, तो फिर आप ये कह रही हैं कि बेऔलादी पॉसिबल है कि आप उसको दूर कर दें और आप अल्लाह ताला की इस नेमत से अपनी गोद भर सकते हैं। क्या प्रोसीजर्स होते हैं और कैसे इसको ऑप्ट किया जा सकता है? देखें, एक कपल को चाहिए कि अगर 1 साल तक प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो वो इन्वेस्टिगेशन करवाएं और एक बेसिक ट्रीटमेंट करवाएं। रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी एंड ऑप्स यूके की गाइडलाइन के मुताबिक अगर 2 साल तक एक कपल को प्रेगनेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद नहीं हो रही तो उनको IVF की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। अब हमारे माशरे में 2 साल तो दूर, आपको पता है 5-6 साल तक भी एक कपल कहता है कि IVF का नाम नहीं लेना। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। क्यों? आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि IVF है क्या, लोगों को समझाने के लिए, ताकि उन्हें भी समझ आए कि जितनी मिथ्स इसके बारे में हैं, जितनी नेगेटिविटी इसके बारे में है, उतने ही पॉजिटिव पॉइंट्स भी इसके एग्जिस्ट करते हैं।
देखें, IVF प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए एक मसनूई तरीका इलाज है, और मसनूई इस लिहाज से कह रही हूँ कि इस्लामी तौर पे सबसे पहले तो हम एक रिलीजियस उसको दूर करें, गलत फहमी को। रिलीजियसली ये अलाउड इलाज है और तमाम इस्लामी ममालिक में ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। ठीक है। मसनूई इस तरह होता है कि इसमें इंजेक्शंस के ज़रिए ओवरीज को हाइपर स्टिमुलेट किया जाता है ताकि वो ज़्यादा एग्स बनाएं। उसके बाद उन एग्स को एक बेहोशी के ज़रिए औरत के जिस्म से बाहर निकाल लिया जाता है। उन एग्स के साथ हस्बैंड के जरासीम को एक IVF लैब में मिलाया जाता है, इसलिए इसको मसनूई कहते हैं। लेकिन हस्बैंड के स्पर्म्स और औरत के एग्स ही इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए इस्लामी तौर पर जायज़ होता है। उसके बाद 3 से 5 दिन तक उनको लैब में रखते हैं और जो उसके रिजल्ट से एम्ब्रियोज बनते हैं अमूमन उनको फ्रीज़ कर दिया जाता है। एम्ब्रियोज की फ्रीजिंग एक आप कह लें एक बड़ा ब्रेक थ्रू है IVF के ट्रीटमेंट में, क्योंकि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं। बहुत सारे कपल्स 10 साल 12 साल, इवन मेरे पास 18-20 साल शादी के बाद भी कपल्स की फर्स्ट प्रेगनेंसी IVF के जरिए हुई है और वो सक्सेसफुल भी रही। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। आप इमेजिन कीजिए कि उस कपल के लिए कितनी खुशी की बात होगी कि 15 से 18, 20 जिस तरह भी आपने टाइम ड्यूरेशन बताया, उसके बाद उनके घर औलाद हुई है। सो ये वो करिश्मा है जो हमें मेडिकल साइंस का एक्सेप्ट भी करना होगा। लेकिन डॉक्टर साहिबा, ये सक्सेस रेट कितना होता है कि IVF ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि अक्सर ये भी कंप्लेंट्स आती हैं कि हम 2 से 3 मरतबा ये ट्रीटमेंट ले चुके हैं और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकी है, उसकी रेशो कहाँ है? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आई एम सो ग्लैड कि आपने मेरे से ये पूछा। इसमें इस ट्रीटमेंट के सक्सेस में औरत की उम्र बहुत क्रिटिकल है। मैं बार बार क्यों कहती हूँ कि टाइमली फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि अगर औरत की एज 35 से कम होगी तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस मोर देन 50% हैं कि वो IVF का एक साइकिल लेंगे और वो कंसीव कर जाएंगे। ठीक है। अगेन, अगर एक औरत की उम्र 40+ हो गई है तो देन उसके सक्सेस के चांसेस लेस देन 30-20% तक रह जाते हैं। सो इसमें औरत की उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, उनकी ओवरीज का रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कितने इलाज कराए हैं, अपनी ओवरीज को कितना वीक कर लिया है, आदमियों के सीमन के कैसे जो हैं वो हालात हैं, उन्होंने क्या ट्रीटमेंट लिए हैं। सो एक तो फिटनेस फॉर ट्रीटमेंट के आदमी और औरत दोनों को फिट फॉर ट्रीट किया जाए। में ये परसेंटेज ज़्यादा होती है सक्सेस रेट जी। यंगर फीमेल्स में देयर इज अ वेरी वेरी ब्राइट चांस कि दे विल एंड अप कंसीविंग। मोस्ट कपल्स IVF का सक्सेस किसी हद तक रेपिटेशन में है। अगर एक साइकिल में नहीं हो रही प्रेगनेंसी, सो साइकिल रिपीट करें। अगेन, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर हैज़ क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन इन IVF। उसकी वजह से जो एक्सेस एम्ब्रियोज है वो हम फ्रीज कर देते हैं। अगर एक एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं हुई, सो वो नेक्स्ट टाइम पूरा प्रोसीजर उसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफर कराना पड़ेगा। और विद ईच 1 गुड डे 5 एम्ब्रियो देयर इज अ मोर देन 50% चांस कि वो फीमेल कंसीव कर जाएगी इन दैट साइकिल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसमें जैसे अभी आप बार बार जिक्र कर रही थी कि फीमेल की एज, उनकी फिटनेस फॉर हेल्थ बहुत मैटर करती है। सो अगर हम ये ब्लेम भी फीमेल पर लगाते हैं कि बेऔलादी है और वो फीमेल की रीजंस की वजह से है, इसमें किस हद तक सदाकत है? कितने % जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़वातीन साइड पर फॉल करते हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर 100 कपल्स को ले लिया जाए जिनको बेऔलादी का जो शिकार हैं, उसमें से 40% में फीमेल के मसाइल होंगे, 40% में मेल होंगी और 40 मेल होंगे, और इसमें 80% में तकरीबन 10% में ओवरलैप होगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। ठीक है। और इसमें 20% कपल्स वो होंगे जिसमें मेल फीमेल दोनों का कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कोहॉर्ट ऑफ कपल्स है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें आदमी और औरत दोनों के मसाइल नहीं है। They're both healthy. जी, they are both healthy. So these are a very important cohort of couples because ये सारी उम्र दवाइयाँ खाने में, दम दरूद के चक्कर में गुजार देते हैं, औरत की उम्र गुजर जाती है और वो IVF की तरफ नहीं आते। सो इन कपल्स को चाहिए कि जो है वो टाइमली एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। बिल्कुल सही। और आपने जैसे जिक्र किया कि क्वैक्स की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, अताई डॉक्टर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है जिन्हें नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जस्ट दैट वर्कड ऑन 1 कपल, तो वो फिर आगे आने वाली एक पूरी जो लाइन है कपल्स की उनको वही मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं जो उल्टा आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। क्वैक्स भी बड़ी तादाद में मौजूद है। इसमें मैं स्पेसिफिकली मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के बारे में बात करूंगी। हमारी बहुत सारी अच्छी भी लैब्स हैं जहाँ पे मेल सीमन को सही तरह चेक नहीं किया जाता। सो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हस्बैंड का टेस्ट करा रहे हैं तो एक सर्टिफाइड IVF लैब से कराएं, जैसे कि हमारी बाजवा हॉस्पिटल में फैमिली फर्टिलिटी सेंटर में अवेलेबल है। यहाँ पे WHO क्राइटेरिया के हिसाब से सीमन को चेक किया जाता है और टाइमली अगर कोई मसला है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। मेल्स के लिए बहुत क्वैक्स हैं, हर जगह मर्दाना कमजोरी का बोर्ड लगा होता है और हर हकीम और होम्योपैथ उसका इलाज कर रहा है और वो उल्टा आपके लिए उसका बहुत नुकसान है। उससे एकदम जो है वो सीमन पैरामीटर्स टेम्परेरीली इंप्रूव होते हैं और उसके बाद बिल्कुल जीरो की तरफ। ये कहिएगा कि बेऔलादी का क्या इलाज सिर्फ IVF
ट्रीटमेंट के जरिए ही पॉसिबल है या और ऑप्शंस भी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आईवीएफ की तरफ हम फॉरेन पेशेंट को मैं कभी भी लेके नहीं जाती। हर पेशेंट की एक ज़रूरत है, एक मेडिकल प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। इज इट पॉसिबल कि ये मेडिसिन के जरिए? जी, बहुत सारे कपल्स होते हैं, बहुत सारे जो सिर्फ मेडिसिन के जरिए ट्रीट हो जाते हैं, इंजेक्शन के जरिए ट्रीट हो जाते हैं। देखिए, इसका ट्रीटमेंट हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले मेडिसिन करते हैं, फिर इंजेक्शन ऐड ऑन, फिर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन और लास्टली आईवीएफ। फौरन तो पेशेंट कन्विंस भी नहीं होता और हम उसको डायरेक्टली आईवीएफ की तरफ बिल्कुल भी लेके नहीं जाते। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा रूट लेवल पर चले जाते हैं, बेस रूट लेवल पर, जहाँ पर कपल को जाना है डॉक्टर के पास और उसमें भी सबसे पहले फीमेल्स को भेजा जाता है और फिर डॉक्टर चेंज कर दी जाती है। मेल साइड जो है वो उसको पता नहीं क्यों एक मिथ बनाई हुई, एक हवा बनाया हुआ है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। कैसे कन्विंस किया जाए, कैसे मेक श्योर किया जाए कि दोनों के 50-50% चांस है कि प्रॉब्लम जो है वो मेल साइड पर भी हो सकती है? देखिए, इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस। यहाँ पे आज आने का मकसद भी किसी हद तक मेरा यही है कि मैं लोगों को बताऊँ कि इसमें मेल्स की एजुकेशन, स्पेसिफिकली हमारे कल्चर की एजुकेशन ज़रूरी है कि ये इनफर्टिलिटी, बेऔलादी, मैं इसको बांझपन नहीं कहूँगी क्योंकि अगेन बांझपन का लेबल औरत पे लगा हुआ है। बेऔलादी एक कपल का प्रॉब्लम है एंड अ कपल शुड गो टुगेदर टू अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। और फिर फर्टिलिटी की डॉक्टर खुद ही हस्बैंड का भी टेस्ट कराएगी और वाइफ का भी टेस्ट कराएगी और फिर जिसका मसला होगा या दोनों का मसला अगर नहीं है उस हिसाब से उसको ट्रीट करेगी। सो इसकी मेन जो हम लैग करते हैं अवेयरनेस के अंदर करते हैं कि इसकी अवेयरनेस होगी तो हस्बैंड भी जाएगा और वो टेस्ट भी टाइमली करवा लेगा। सही। और क्या इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर है बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है? हाँ जी, ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फीमेल पे प्रेशर होता है, उसमें भी वो फीमेल्स बहुत वेल सपोर्टेड फील करती हैं जिनके हस्बैंड और जिनके बोथ साइड्स ऑफ फैमिली उनके साथ हों, उनको सपोर्ट कर रहे हों और फिर उनको प्रेगनेंसी होने में भी आसानी होती है। बिल्कुल। सो इसलिए इस केस में हस्बैंड और वाइफ को, जैसे ज़िंदगी के तमाम मामलात होते हैं, इस मसले में भी औरत और आदमी को, हस्बैंड वाइफ को साथ साथ ही चलना चाहिए। अच्छा, अगर आपने आईवीएफ के जरिए कंसीव कर लिया है, उसके बाद बहुत से सवाल ये पैदा होते हैं कि बच्चा हेल्दी होगा या नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से कराए जा रहे हैं और आपको पता है कि नेचुरल कोर्स ऑफ जो प्रेगनेंसी है वो डिफरेंट है और एक सेटिस्फेक्शन और साइकोलॉजिकल असरात भी उसके डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे में कपल पैनिक भी कर जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत से ऐसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आईवीएफ के बाद भी प्रेगनेंसी जो है वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होती है। उसमें मिसकैरेज का भी चांस तकरीबन 20% है, जो कि नेचुरली भी 20% ओवरऑल नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो तो सेम है। उसके अलावा इसमें अब बच्चों में एबनॉर्मैलिटीज़ के परसेंटेजेस भी राउंड अबाउट 3 से 4% हैं, जो अगेन नेचुरल प्रेगनेंसी में भी चांसेस उसके उतने ही ज़्यादा हैं। एक अच्छे डॉक्टर से जाहिर है प्रेगनेंसी की केयर करवाएं, लेकिन प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट लगभग फर्स्ट 3 मंथ्स तक थोड़ा स्ट्रेनवस होता है, उसके बाद रूटीन पे वापस आ जाएगा। प्रेगनेंसी का प्रोसीजर तक पूरा जो टेन्योर है वो आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह रहता है, उसमें कुछ आर्टिफिशियल या कुछ डिफरेंट नहीं, उसमें कुछ एडिशनल हम सपोर्टिव मेडिकेशंस शुरू में देते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स और उसके बाद जो है लगभग सेम ही ट्रीटमेंट है जो कि नेचुरल प्रेगनेंसी। डॉक्टर साहब, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें आज हमारी आवाम को, वो क्या होगा? इन्फॉर्मेशन तो आपने बहुत सी दे दी। मैं मैसेज मेरा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं यही देना चाहूँगी कि हमारे मुआशरे में एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, दूसरा आईवीएटेड लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। ये इस्लामी तौर पे एक जायज़ तरीका इलाज है और अगर आपको ये मसला है तो इसमें आप एक अच्छे क्वालिफाइड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि आपका ये मसला हल हो सके। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस आपने हमारे लोगों तक पहुंचाई और यही वो कतरा है जो कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है और हम अवेयरनेस की तरफ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पैकेज दिखाएंगे। जी, हम लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में कैंपस में बिल्लियों की खुराक के हवाले से क्या किया गया है, कौन सी ऐसी मशीन की तनसीब की गई है जिससे उनको फ़ायदा हो रहा है, आपको दिखाते हैं। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी की एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन सोसाइटी ने कैंपस की बिल्लियों की खुराक के लिए ऑटोमेटिक फीडर की तनसीब शुरू की है। इफ्तिताही तकरीब की मेहमान खसूसी MPA आयशा इकबाल थी, जिन्होंने सोसाइटी की काविश को बेहतरीन अमल करार दिया। वंडरफुल आइडिया है जी, बिल्कुल, और गवर्नमेंट हमारी इसको सपोर्ट कर रही है। हम खाली इंसानों के लिए बेहतर मुआशरा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम जानवरों और पौधों के लिए भी हमारा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है। हमने ये 3 साल में TNVR प्रोग्राम कैबिनेट तक आ गया है
कि ताकि हम जानवरों के लिए भी एक बेहतर पाकिस्तान बना सकें। सोसाइटी इंचार्ज डॉक्टर आमना के मुताबिक तजर्बाती बुनियादों पर लगाए जाने वाले ऑटोमेटिक फीडर की ऑब्जर्वेशन के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में मजीद ऑटोमेटिक फीडर्स नस्ब किए जाएंगे। इस्लाम का पैगाम भी यही है कि हर जानदार के साथ रहमदिली होनी चाहिए, तो इसी सोच के तहत ये एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन सोसाइटी जो है 2019 में यूनिवर्सिटी में कायम हुई थी और उसी के तहत हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि कैंपस कैट्स को खिलाने का इंतजाम किया जाए। तकरीब में चेयरपर्सन अप्लाइड साइकोलॉजी डॉक्टर आमना मौजम, वेटनरी डॉक्टर वलीद शेख, अदीला हक समेत तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। जो रहम करेगा उस पर रहम किया जाएगा। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की एनिमल वेलफेयर और प्रोटेक्शन सोसाइटी का भी यही पैगाम है कि इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रखा जाए। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा इमरान यूनस, लाहौर। वेरी इंटरेस्टिंग पैकेज है और आपने इमरान भाई बिल्कुल सही कहा कि अगर आप दूसरों का ख्याल रखेंगे, किसी भी जानदार का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो आप पर ज़रूर रहम करता है और आपका भी ख्याल रखता है। ये सोच होनी चाहिए तो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद फराहम होगी। इसी के साथ जी हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई नई चीज़ कहीं ना कहीं आपको क्लिक कर जाती है, आप उसको ऑप्ट कर लेते हैं और ये नया सिलसिला जो हमने सिटी एट 10 में शुरू किया है, एक मैसेज जो आपको हम हर रोज़ सुनवाते हैं, एक नया दिन एक नई नेकी शामिल करते हैं। तो चलते हैं आज के मैसेज की तरफ। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मेरा मौजू ये है और मैसेज ये है, देखना अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना, अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। मुझे एक वाक़या याद आ गया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब में लिखा है कि एक इलाक़े का वाक़या नक़ल किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने कि मग़रिब के बाद एक कब्रिस्तान से रोज़ाना एक शख्स क़ब्र से बाहर निकला करता था जिसकी शक्ल गधे की तरह थी। जब पूछा गया कि अल्लाह ने इसकी शक्ल को क्यों बिगाड़ दिया, बताया गया कि जब ये शराब पी के आता था इसकी माँ इसको डांटा करती थी तो ये जवाबन कहा करता था, अम्मा आप तो गधों की तरह बोलती ही रहती हैं। जब ये उससे जुमला दुनिया में कहा, माँ की नाफरमानी की, अल्लाह ने क़ब्र के अंदर उसका चेहरा गधे की तरह कर दिया। देखना माँ बाप की नाफरमानी न करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक। इसी के साथ आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जी। आज तीसरे आलमी पेस मुकाबलों का दूसरा रोज जारी है।
declare the 3rd International PACES competition open. नाज़रीन, लाहौर में अयूब स्टेडियम में तीसरे इंटरनेशनल पेसेस 2021 मुकाबलों का इनेकाद किया गया। पेसेस मुकाबलों का आज दूसरा रोज जारी है, जो आप बराह रास्त देख रहे थे। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आपकी हेल्थ का ख्याल रखना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट इश्यूज़ जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे आज हमने टॉपिक डिस्कस किया प्रेगनेंसी, और कैसे आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, और उसके बाद के प्रोसीजर्स क्या होते हैं। उसमें एक बड़ा मेन कंसर्न जो ख़वातीन के लिए होता है वो है वज़न कम करना, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वो एक्सरसाइज करना चाहें तो वो क्या हो सकती हैं। तो इसके लिए हमारे साथ सलाफा स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। बड़ा यूनिक सा टॉपिक है ये, और एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है क्योंकि आपने हेल्दी एंड फिट रहना है, लेकिन आप कॉन्शियस भी होते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज। अब इसमें हम बताएंगे दोनों तरह से आपको एक्सरसाइजेस के प्री नेटल और पोस्ट नेटल वर्कआउट क्या हो सकता है आपके लिए, जो आप आसानी से कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले की चीज होगी कि आप अपने आप को जेंटली ट्रीट करेंगे, लेकिन फियर में नहीं रहना। किसी भी जो लोग आपको फियर डाल रहे होते हैं, ज्यादा आपने कॉन्शियस नहीं होना। फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में आप नॉर्मल रूटीन अपनी लेकर चल सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ी सी एहतियात करेंगे, डॉक्टर से पूछ कर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 1, आप क्या करेंगे, आपने इनहेल किया। इनहेल करते हुए आप अपनी टोज को थोड़ा सा उठाएंगे। हम नॉर्मली ज्यादा करते हैं, लेकिन फॉर प्रेग्नेंट लेडीज आपने थोड़ा सा अपनी टोज को उठाया, इससे आप में बैलेंस भी आएगा। और अक्सर लोगों को उस दौरान सायाटिका का इशू होना शुरू हो जाता है। वो वेट होता है बेबी का, उसकी वजह से कमर में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने इनहेल किया और कुछ देर इस पोजीशन में रहने के बाद जहां आप अनकंफर्टेबल ना हो वहां पर आपने आराम से इसको रिलीज कर दिया, इस आसन को। इसके अलावा जो आपका पेल्विक एरिया होता है उसका स्ट्रेंथनिंग उसकी होना बहुत जरूरी होती है इस दौरान। अब आपने उसमें क्या करना है, आप स्क्वाट पोजीशन में नहीं, बिल्कुल हल्का सा बेंड होंगे और अपने हाथों को यहाँ उठा लेंगे, बिल्कुल जिस तरह हम चेयर पोज करते हैं। या वो खवातीन जो समझ नहीं पा रही, इसमें ये होता है कि जिस तरह आप चेयर पर बैठने लगते हैं तो उस तरह से इस चीज को आप परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा प्रॉपर स्क्वाट पोजीशन में नहीं, बिल्कुल प्रॉपरली नहीं जाएंगे, ना ही डीप स्क्वाट। अगर डीप स्क्वाट करना होगा तो आप बैठ कर उसको परफॉर्म करेंगे, बिकॉज आपके लिए ताकि आसान हो। और जाहिर है कि आपने एक बेबी कैरी किया हुआ है तो वो आपके लिए आसान हो उसका वेट लेकर ये चीज करना। इसके अलावा जैसे ही आपने स्क्वाट किया, साथ ही आप अपनी एक लेग को सुकून के साथ आराम से, आप अपनी जो फॉरवर्ड आपका जो फुट है उसको आपने यहाँ ले जाना है और आराम से आपने थोड़ा सा इसको स्ट्रेच आउट करना है। जैसे आपने अपनी पोजीशन सेट कर ली, अपना एक हाथ यहाँ रखते हुए आपने यहाँ इसको ले जाना है। आपके इस दौरान जो ट्विस्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ताकि एक तो आपकी मूवमेंट भी हो और आप स्ट्रेंथनिंग भी आए, बिल्कुल स्ट्रेच कर सके। बिकॉज बहुत सारी खवातीन को इस दौरान लगता है कि उनकी बॉडी स्टिफ हो चुकी है या उनका मूव करना आसान नहीं है। तो जब आप ये स्ट्रेचिंग करेंगे, स्पेशली जब आप सुबह का टाइम है, तो आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करेंगे। बिल्कुल। तो इसमें मैं एक छोटी सी टिप ये जरूर बोल दूं कि बहुत से लोग अवॉइड करते हैं और समझते हैं कि मैट जो है वो एक लग्जरी है जो हम उसको अवॉइड करते हैं। बिल्कुल, खास तौर पर प्रेगनेंसी में प्लीज डू नॉट डू दैट। आपका पाँव स्लिप कर सकता है, मैट आपको स्टेबल रखता है, आपके पाँव फिक्स रहते हैं उस पोजीशन में जहां आप उसको रखना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी मैं देख रही थी तो मुझे एक्चुअली लगा कि आपके मैट ने आपको बड़ा सपोर्ट किया है। बिकॉज़ ये चीज आप रग पर नहीं कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको फर्श पर नहीं कर सकते, सो एहतियात करें। दूसरी चीज, आप फ्लोर पर जाना, उन खवातीन के लिए जरा फ्लोर पर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए आप अपनी पेस पर आएंगे जैसे भी आएंगे। अब जो हम नॉर्मली वज्रासन करते हैं, हम इस तरह से बैठते हैं, उन खवातीन के लिए इतना आसान होगा, आप यहाँ पर कुशन रखेंगे ताकि आप आराम से बैलेंस कर सके। उसके बाद आप उठे, आपने ब्रीथ किया और रिलैक्स, लेकिन आपकी पेस जो होगी वो बहुत स्लो होगी और आप 30 सेकंड तक इस चीज को दोहराएंगे और सुकून से उसके बाद एक जगह पर आप बैठ जाएंगे। और ये वही आसन है जो हमने खड़े होकर भी किया। बिल्कुल, जो हमने खड़े होकर किया उसी को आप बैठकर करेंगे। क्यों? बिकॉज ये आपकी डाइजेशन को जैसे ही बेहतर बनाएगा। वो खवातीन जो कंसीव कर रही होती है उनका ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन का इशू आना शुरू हो जाए, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो वो आपका सॉल्व हो जाए। साथ ही अब वो चीज थर्ड ट्राइमेस्टर में आप अवॉइड करेंगे जो आपको यहाँ पर प्रेशर देती है। ठीक है, इसलिए वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, ट्विस्ट भी वो नहीं करेंगे जिसमें आपकी लेग यहाँ पर होगी। आपने नॉर्मल सिर्फ ट्विस्ट करना है ताकि आपकी डाइजेशन जो है
वो बेहतर हो जाए और आपको जो गट से रेलेवेंट इस दौरान इशू आ रहे हैं या नौजिया हो रहा है तो वो बेहतर होना शुरू हो जाए। आप यहाँ पर इस तरह से ट्विस्ट करेंगे देन एक्सरसाइज, बिल्कुल ये तभी आपको हेल्प करेगा। एक्सरसाइज में हम थोड़े से ज्यादा एंथुसियाज्म होता है ये कि थर्ड ट्राइमेस्टर में हम थोड़ा सा स्लो लेकर चलते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर अगर आप आना चाहते हो, थोड़ा इंटेंस ही आना चाहते हो, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आप इस पोजीशन में आ गए और आपने अपनी लेग्स को रेज इस तरह से कर लिया और थोड़ी सी स्पीड में आप आ सकते हो। ठीक है, मगर ये है कि आप जिस तरह बोल रही हैं कि ये स्ट्रेचिंग है और आप आराम से इस चीज को कर सकते हो। जब आप एक चीज को जेंटली परफॉर्म कर सकते हैं तो फिर इसमें जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं होगी। आप खुद के साथ ज्यादा सेंटी नहीं होंगे कि अब मेरा पता नहीं वेट बढ़ गया है। तो अब आपने स्लो उस चीज को लेकर चलना है और आपने इसको अपने हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एक्सरसाइज के पॉइंट से नहीं सोचना कि हम अपना वजन कम कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ प्रेगनेंसी में जितना आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है प्लीज जरूर खाएं, दैट इज हेल्दी फॉर यू। बिल्कुल, बाद में कैसे उसको शेड आउट करना है वो भी सुलाफे आपको बता और दूसरा या बाद में किस तरह करना है वो भी हम बता रहे हैं। अब सिर्फ आपको इसमें ये करना है कि जो भी आपका वेट गेन हो रहा है वो आपको मेंटेन रखेगा अगर आप योगा करते रहते हैं। अच्छा, आपका वेट मेंटेन रहेगा, वो एक सर्टेन लेवल तक जाकर रुक जाएगा। ये नहीं होगा कि आप जो एक्स्ट्रा पाउंड्स आप पर आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। अब आपने क्या करना है, पोस्ट नेटल की अगर हम बात करते हैं उसमें होता है मम्मी टमी। उसके लिए थोड़ा सा वो एक चीज टफ होती है। पहली चीज आपने क्या करना है, खुद को आप यहाँ से आर्च में लेकर जाएंगे। एक तो अगर बैक का भी आपको पेन है वो भी ठीक होगा। ठीक है, ओके, बैक पे आपकी आर्च बन रही है, बिल्कुल आर्च होगी और आपकी नेक, और अक्सर लोगों को डबल चिन का जिनको इशू होता है तो आपने सबसे पहले इसको थोड़ा सा प्रेशर दिए, जो कि आप जब आप प्रेग्नेंट थी तो तब आप ये नहीं कर सकते। आपने अब थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हो। आप ऊपर के 30 सेकंड तक आप इस पोजीशन में होल्ड करेंगे एंड देन आप आओगे अपने सीटेड सर्कल पे। सीटेड सर्कल से ये होता है कि अक्सर खवातीन को 6 to 8 वीक्स के बाद जब वो डिलीवर कर लेती है बेबी, 6 to 8 वीक्स के बाद इनका जो स्पाइनल यहाँ पर एब्डोमिनल ट्विस्ट आया होता है या स्प्लिट आया होता है वो ठीक हो जाता है। अक्सर खवातीन का रह जाता है, इसलिए मम्मी टमी उनको लग रहा होता है कि अभी सैग कर रहा है। वो रह भी जाता है, दूसरा दैट इज पेनफुल एज वेल। बिल्कुल, अपनी पोजीशन पर नहीं गया होता जो ओरिजिनल पोजीशन होती है, तो उसके लिए दिस एक्सरसाइज हेल्प्स। तो और ये मैंने भी किया था इसलिए मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है। बिल्कुल, तो इसीलिए अगर आपने उसको देखना होगा, आपका तब तक जो पेट है, अगर आपको लग रहा है स्प्लिट है तो आपका तब तक पेट जो होगा वो बहुत ज्यादा नरम होगा तब तक। अगर वो स्प्लिट वापस नहीं आया तो ये उसकी पहचान है। अब उसको सबसे ज्यादा बैलेंस करने के लिए क्या चीज होगी, आप चलेंगे ब्रिज पोज में जो हम नॉर्मली करते हैं। ब्रिज में आप जाकर एक्चुअली करेंगे क्या, आपने यहाँ पर रहते हुए अपनी लेग्स को थोड़ा सा पल्स में लेकर आना है इस तरीके से। इससे ये होगा कि इस एरिया पर आपके स्ट्रेन आएगा और वो जो स्प्लिट है वो ठीक होना शुरू होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपने हील टैप्स करने हैं लेकिन बहुत स्लो, आप स्लो करोगे। इसके अलावा यहाँ पर रहते हुए आपने अपनी लेग्स को टेबल टॉप पोजीशन में आप ले आए। अब यहाँ पर आपने हल्का सा इसको टैप करना है। एक दफा आप अपनी टो से करेंगे और एक दफा आप अपनी हील से करेंगे। आप चाहें तो अपने हाथ यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं, एज यू विश। ये चीज करने के बाद आपको फील होगा कि यहाँ स्ट्रेन आ रहा है, तो ये चीज की निशानी होगी कि आपका जो कोर भी है वो एंगेज हो रहा है साथ में। एंड रिमेंबर, जितनी भी खवातीन जो कंसीव जिन्होंने किया है या प्रेगनेंसी के बाद यानी कि चाइल्ड बर्थ के बाद, आप अपना एक हाथ अपने हार्ट रीजन पर रखें और एक हाथ यहाँ पर फील करें अपने सिस्टम को एंड अपने आप से कहें कि आई एम ब्लेस्ड, बिकॉज ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो आपने खुद को इनहेल किया जितनी भी ऑक्सीजन है अपनी सिस्टम में एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। जबरदस्त, इनहेल एंड एक्सहेल। और सुलाफे ने आज ये जितनी टिप्स बताई हैं, यकीन जानिए ये फिजिकली तो आपको हेल्प करेंगी लेकिन साइकोलॉजिकली भी बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं एंड यू कैन फाइट एनी चैलेंजेस। सुलाफे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और ये जो पोस्ट प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेज आपने शेयर की ना, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड अना को बहुत हेल्प करने वाली हैं और आपकी फेवरेट होस्ट को भी, जिनके यहाँ आज बेटी की पैदाइश हुई है, उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। और ये एक्सरसाइज का क्लिप जो है वो डेफिनेटली उन्हें भेज दूंगी क्योंकि वो बड़ा कॉन्शियस होने वाली है उसके बाद। एनीवेज जी, आपसे हम इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।